नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 231। कक्षा समाप्ति की घंटी बजी। शिक्षिका वंदना ने अभिभावकों से अपने बच्चों को घर ले जाने को कहा। आज बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। रिया ने राजेश कपूर को गले लगा लिया। पापा, टीचर ने कहा है कि रिया एक अच्छा लड़का है। राजेश कपूर ने उसके गाल को चूमा और कहा, वाह, हमारी रिया सबसे अच्छी है। तनु एक छोटे बंदर की तरह पैरों के सहारे ऊपर चढ़ गई। राजेश कपूर नीचे बैठे उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ा और पूछा, तनु, क्या तुम आज अपनी पढ़ाई से खुश हो? इतना खुश? तभी तनु आए और फुसफुसाने लगी। विहू की शिक्षक ने आलोचना की, हा हा हा, इतनी छोटी सी उम्र में ही उसने दुर्भाग्य में आनंद लेना सीख लिया था। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि रिया कब मेरे पास आ गई। ये देखकर कि तनु अपनी बात नहीं समझा पा रही है, उसने निष्कर्ष निकाला, वह बहुत ज्यादा बोलता है। राजेश कपूर, उन्होंने स्वीकार किया कि विहू शरारती था और वह खाने का शौकीन था। पहली बार तो मुझे ये बात स्वीकार करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई। विहू एक बातूनी व्यक्ति है। राजेश ने पलट कर देखा, तभी मैंने देखा कि विहू कुछ बक रहा है। आप अपने सामने राजकुमारी की पोशाक पहने छोटी राजकुमारी से क्या कहेंगे? यह ऐसा भाव था जैसे कोई उसके सिर पर दबाव डालकर कुछ सुझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी माँ बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। अभी पास आया, विहू का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ले गया। राजेश का दिल थोड़ा जटिल है। जब वे अलग हुए तो चित्रा बंसल बहुत अनिच्छुक थीं। चाचा, क्या मैं भविष्य में भी आपके घर खेलने आ सकता हूँ? जब वह घबरा जाता है तो वह स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, ठीक है, आप कभी भी आ सकते हैं। चित्रा बंसल बहुत खुश हुई, आप मेरे घर अक्सर आ सकती हैं। चित्रा बंसल की माँ इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सब्जियां और मांस लेकर आईं। अलविदा चाचा, अलविदा चाचा और चाची। अगली बार मछली देखने के लिए मेरे घर आना, हम एक साथ खिलौनों से खेलते हैं। चित्रा बंसल को ले जा रही इलेक्ट्रिक कार को जाते देख बच्चे थोड़े उदास हो गए। ठीक है, हमें भी घर जाना है, तनु ने मुंह बनाते हुए कहा। पिताजी, मैं हर समय उसके साथ खेलना चाहती हूँ। जरूर, लेकिन उसे भी घर जाना है। जब राजेश अपनी बाइक से घर की ओर चला तो अरुण कुमार पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसके बगल में कटे हुए चिकन से भरे 3 बड़े बैग रखे थे। राजेश बच्चों को हाथ धुलवाने ले गया, कुछ फल काटे और उन्हें कुछ नाश्ता दिया। खाना खत्म करने के बाद यहाँ आना, पिताजी तुम्हें हाथ धुलवाने ले जाएंगे। बच्चे आधे घंटे से अधिक समय तक खेलते रहे और उन्हें भूख भी लग गई थी। राजेश और अरुण कुमार ने मांस को छांटा। मैंने चिकन बेली का एक बहुत अच्छा टुकड़ा चुना। उन्होंने बाकी बचे मांस से अचार बनाने की योजना बनाई। चिकन के मांस का उपयोग नमकीन मांस बनाने के लिए किया जाता है। राजेश ने अरुण कुमार से मदद मांगी और उन्होंने मुख्य सामग्री स्वयं पकाए। मसाले भून जाने के बाद मांस को एक बड़े बर्तन में डालकर मैरिनेट कर लें। थोड़ी देर बाद इसे सूखने दें और यह ठीक हो जाएगा। कोई व्यंजन स्वादिष्ट है या नहीं, ये निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसमें प्रयुक्त सामग्री है। भैया, आप खाना बनाइए, मैं खाना बनाने का ध्यान रखूंगा। राजेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या खाओगे? हे, मैं सहज हूँ, मैं खाने को लेकर ज्यादा चूजी नहीं हूँ। रैम्बो और मिठू मांस के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। विशेषकर रैम्बो, प्रोपेलर की पूंछ आकाश में झूलने वाली थी। राजेश कपूर ने उन्हें अपने स्टॉक में मौजूद चिकन ब्रेस्ट दे दिए। उन्होंने फिर से पालतू प्रशिक्षक कौशल का उपयोग किया और मिठू रैम्बो को बच्चों की देखभाल करने दिया। आधे घंटे बाद मीरा शर्मा वापस आई। जैसे ही आप रसोई घर में प्रवेश करते हैं, वाह, यहाँ इतना मांस क्यों है? राजेश कपूर ने बताया। अरुण कुमार के माता पिता ने ग्रामीण क्षेत्र से एक सूअर खरीदा और उसे मारकर उसका आधा हिस्सा हमें दे दिया।
मीरा शर्मा ने मांस को देखा, वसा और दुबलेपन का संतुलन बिल्कुल सही था। धन्यवाद अरुण कुमार। भाभी, आपका ऐसा कहना बहुत अजीब है। इससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आधा सुअर, क्योंकि वे सभी एक ही गांव से हैं, कीमत महंगी नहीं है। उनके पास उपहार के रूप में देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें ग्रामीण इलाकों से कुछ मुर्गियां और बत्तखें दे दीं। प्रिय, अब बच्चों को हाथ धुलवाने और खाना खिलाने का समय हो गया है। राजेश कपूर ने नूडल हॉटपॉट बनाया। वैसे फ्रिज में बची हुई सब्जियों को साफ कर लें। शरद ऋतु आ गई है और यह हॉटपॉट खाने का बहुत अच्छा समय है। खाने की मेज पर राजेश ने अरुण कुमार से कहा कि वह एक रात यहीं रुकें और कल दुकान देखने आएं। बेशक अरुण कुमार को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने गर्मागर्म व्यंजन बड़े कौरों में खा लिया। खाने के बाद बर्तन धोने की पहल करें। बेशक ये पूरी तरह से हृदयहीन नहीं है। आज न्यूमार्केट रोड पर एक दुकान पर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। इस वर्ष गर्मियों के सबसे गर्म दिनों के दौरान अरुण कुमार ने मुंबई में 3 बेडरूम 2 लिविंग रूम वाले घर के लिए 600,000 रुपये से अधिक का अग्रिम भुगतान किया। घर मिलने और उसकी मरम्मत हो जाने के बाद मैं अपने माता पिता को हमारे साथ रहने के लिए ले आऊँगा। राजेश ने बच्चों के चेहरे, नितंब और पैर धोए। उन्होंने मीरा शर्मा से बच्चों को ऊपर सुला देने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें अरुण कुमार से कुछ कहना था। चलो, पापा को शुभ रात्रि कहो। तनु दौड़कर राजेश कपूर के गले लग गई। गुड नाइट डैडी। राजेश नीचे झुका, अपनी बेटी को गले लगाया और पिता पुत्री ने एक दूसरे को चूमा। शुभ रात्रि तनु। विहू हवा की तरह दौड़ा। शुभ रात्रि पिताजी। मैंने प्रत्येक बच्चे को शुभरात्रि का चुंबन दिया, उन्हें ऊपर जाते हुए देखा और अलविदा कहा। अरुण कुमार ने पूछा, भाई क्या मैं धूम्रपान कर सकता हूँ? जैसी आपकी इच्छा। यदि आसपास कोई बच्चा न हो तो धूम्रपान की अनुमति है। अरुण कुमार ने एशट्रे निकाली, सिगरेट पी और उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। भाई, मैं बच्चों के प्रति आपके धैर्य की सचमुच प्रशंसा करता हूँ। राजेश कपूर बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, यदि आप अपने बच्चों के साथ धैर्य नहीं रखते तो क्या आप दूसरों के साथ इसका प्रयोग करेंगे? अरुण कुमार ने इस पर विचार किया और सहमति व्यक्त की। लेकिन अगर मैं होता तो मैं जैविक बच्चा होता। मुझे डर है कि मैं इतना धैर्यवान नहीं हो सकता। 1 तो ठीक है, लेकिन 4 तो बहुत बड़ी परियोजना है। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चे को सफाई करने में 10 मिनट लगते हैं तो 4 बच्चों को लगभग 1 घंटा लगेगा। ये तो बस एक छोटी सी बात है। इसके अलावा बच्चों की देखभाल करना बहुत छोटी बात है और आप हमेशा बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहते हैं। उसके पास उसकी प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तुमने आज दुकान देखी, तुम्हारा क्या विचार है? नूडल्स बिछाने की बात करते हुए अरुण कुमार अचानक उत्साहित हो गए। न्यूमार्केट रोड एक व्यावसायिक सड़क है, इसलिए दुकानें स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट हैं। भाई, तुम उस दुकान का क्या करोगे? राजेश कपूर ने कहा, मैं एक शिशु देखभाल सुपरमार्केट खोलने की योजना बना रहा हूँ। अरुण कुमार ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं। कल श्री लुओ को दुकान पर ले जाओ और उनसे कुछ माप लेने को कहो तथा यथाशीघ्र एक चित्र तैयार करने को कहो। मरम्मत का काम श्री लुओ के लोगों पर छोड़ दो। जहां तक तुम्हारा सवाल है, दुकान के नवीनीकरण और मरम्मत से पहले उन बच्चों की परवरिश करने वाले सुपरमार्केटों में जाकर देखो वे क्या बेच रहे हैं। कुछ देर रुकने के बाद राजेश को अंजू बंसल की याद आई। छोड़ो, अंजू बंसल को ये काम संभालने दो। उनके पास अनुभव है और वे बहुत कुशल हैं। अरुण कुमार ने सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं जताई। राजेश जो कहता है वही होता है। कमरे में वापस आकर राजेश कपूर नहा धोकर बिस्तर पर लेट गए। अब चूंकि हमारे पास प्रतिदिन अधिक गतिविधियां हैं, इसलिए बच्चे अपने पालने में जाने के 5 मिनट से भी कम समय में सो जाते हैं। जहां तक 4 खजानों का सवाल है, इसमें केवल 10 मिनट लगते हैं। जब 4 खजानों का जिक्र होता है तो राजेश अपनी हंसी रोक नहीं पाता। पति जी, आप किस बात पर हंस रहे हैं? मैं विहू पर हंसा। आज टीचर ने उसकी आलोचना की। मीरा शर्मा को तुरंत दिलचस्पी हो गई और वे सीधी होकर बैठ गईं और पूछा, आप किसकी आलोचना कर रहे हैं? आप अनुमान लगाएं। मीरा शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। क्लास में पादना? नहीं,
ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना मज़ेदार लगता है? बहुत ज़्यादा बातें हो गईं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राजेश कपूर मीरा शर्मा के हाव भाव देखकर खुश हो गए। मुझे लगता है कि जब मैं कक्षा में था तो मेरी भी यही अभिव्यक्ति थी। तुमने कभी नहीं सोचा था कि विहू इतना बातूनी होगा, है ना? मीरा शर्मा चुपचाप लेट गईं। सो जाओ। क्या कल आपकी कक्षाएं हैं? सुबह कोई कक्षा नहीं है। तो फिर कल सुबह कृपया बच्चे की देखभाल करना जब तक मैं कुछ काम निपटा लूंगा। मेरे प्रिय पति। मीरा शर्मा ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। अगले दिन राजेश कपूर ने नाश्ता तैयार किया और फिर मीरा शर्मा को उठने के लिए बुलाया। पत्नी, उठो और नाश्ता कर लो, और मैं भी बाहर जा रहा हूँ। दूसरे वाक्य ने मीरा शर्मा को सफलतापूर्वक जगा दिया। मीरा शर्मा जल्दी से उठी, अपना पजामा पहना और नीचे चली गईं। तुम जाओ और अपना काम करो, मैं बस बच्चे की देखभाल करूंगी। राजेश कपूर अपना सामान पैक कर चुके थे। मैं अब चलता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। ठीक है। मीरा शर्मा नीचे गईं और राजेश कपूर को जाते हुए देखा, फिर नहा धोकर खाना खाया। अब बच्चे केवल मल त्यागने और डकार लेने के अलावा कुछ नहीं करते। अधिकांश मामलों में वयस्कों को हर समय आपके बच्चे पर नज़र रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा वे शौच और डकार के समय भी बोल सकते हैं। खाना खत्म करने के बाद मीरा शर्मा सोफे पर लेट गईं और बेहोश हो गईं। बच्चे खेल क्षेत्र में हैं और अपना अपना खेल खेल रहे हैं। मेरे प्यारे, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया मुझे फ़ोन करें। मैं थोड़ी देर के लिए झपकी लेने जा रहा हूँ। राजेश कपूर ने ये दृश्य निगरानी कैमरे से देखा। सौभाग्यवश जाने से पहले उन्होंने घर पर रेम्बो को एक शानदार और कठिन कार्य सौंपा। इसे बच्चों पर नज़र रखने दो और अगर कुछ भी असामान्य हो तो मीरा शर्मा को ढूंढो। जिंगहाओ इंटरनेशनल तक ड्राइव करें। राजेश कपूर ने कार पार्क की और फ़ोन किया। आधे मिनट से भी कम समय में सूट और टाई पहने एक आदमी एक ब्रीफकेस लेकर वहां आया। शायद ये होटल वर्तमान में व्यवसाय के लिए खुला है और उन दुकानों और विला से अलग है जिन्हें सिस्टम ने पहले पुरस्कृत किया था। इसलिए कुछ प्रक्रियाओं को उन्हें व्यक्तिगत रूप से संभालना होगा। मिस्टर कपूर, है ना? कृपया इस तरफ आइए। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, दरवाजे पर दो खूबसूरत स्वागत करने वाली महिलाएं खड़ी थीं। वे अपने मोज़ों में महान और सुरुचिपूर्ण लग रहे थे। स्वागत। दोनों लाउंज क्षेत्र में बैठे और कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर किए। सिस्टम की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंज रही थी। अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। रॉयल स्टार इंटरनेशनल होटल आधिकारिक तौर पर मेजबान कंपनी का हिस्सा बन गया। तभी सूट और टाई पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया। राजेश कपूर को देखकर वह दंग रह गए और उनके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। कागजी कार्रवाई कर रहे व्यक्ति ने राजेश कपूर की ओर इशारा करते हुए कहा, श्री कपूर ने स्टार इंटरनेशनल होटल का अधिग्रहण कर लिया है। आप दोनों को अच्छी बातचीत करनी चाहिए। नमस्ते मिस्टर कपूर, मेरा नाम प्रकाश है। मैं रॉयल स्टार इंटरनेशनल होटल का जनरल मैनेजर हूँ। अब से आप मुझे सिर्फ विकास कह सकते हैं। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। अगर श्री कपूर मुक्त हों तो मैं विभाग के प्रबंधकों के साथ बैठक करूं। राजेश कपूर ने समय देखा तो पता चला कि अभी 1 घंटे से ज़्यादा समय बाकी है। अच्छा। राजेश कपूर प्रकाश के पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए। 5 मिनट के अंदर ही एक एक करके विभिन्न विभागों के मैनेजर आ पहुंचे। सच कहूं तो राजेश के लिए अचानक इतने बड़े होटल का अधिग्रहण करना शर्म की बात थी। लेकिन मैं थोड़ा असमंजस में था, यहाँ तक कि थोड़ा भ्रमित भी था। उन्होंने होटल प्रबंधन की पढ़ाई नहीं की है और इसके बारे में कुछ नहीं जानते। रॉयल स्टार इंटरनेशनल होटल में एक प्रशासनिक विभाग, एक मानव संसाधन विभाग, एक विपणन विभाग, एक फ्रंट ऑफिस विभाग, एक हाउसकीपिंग विभाग, एक खानपान विभाग, एक क्रय विभाग, एक वित्त विभाग, एक इंजीनियरिंग विभाग और एक सुरक्षा विभाग है। कुल 10 विभाग हैं। राजेश कपूर से मिलने आए लोग विभिन्न विभागों के प्रबंधक थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सभी को एक दूसरे को जानना है। विभिन्न विभागों के प्रबंधकों और विभिन्न पहलुओं में होटल की वर्तमान प्रगति। जब जिंगहाओ इंटरनेशनल का निर्माण पहली बार हुआ था तो इसे 4 सितारा मानकों के अनुसार बनाया गया था।
लेकिन बाद में धन की कमी के कारण रेटिंग को 4 स्टार से घटाकर 3 स्टार कर दिया गया। ऐसी स्थिति में होना जहां न तो कोई ऊंचा हो और न ही कोई नीचा। यदि आपके पास बाद के चरणों में पर्याप्त धनराशि है तो 4 सितारा तक अपग्रेड करने में वास्तव में ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण परिचय था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे एक दूसरे को काम के बारे में बताएंगे। जिंगहाओ इंटरनेशनल का अधिग्रहण इसलिए किया गया क्योंकि इसके मालिक को तत्काल धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने इसे बेच दिया। इसकी भौगोलिक स्थिति और हार्डवेयर सुविधाएं मुंबई में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं और यह अत्यधिक उच्च लागत प्रदर्शन वाला होटल है। किसी विशेष ट्रैवल ऐप की प्रतिष्ठा सूची में जिंगहाओ इंटरनेशनल कभी भी शीर्ष 5 से नीचे नहीं होता है। इस बैठक में सभी विभागों के प्रबंधकों ने अपनी रिपोर्ट दी। बस 1 घंटा। राजेश कपूर ने समय देखा और अंतिम विभाग प्रबंधक के बोलने के बाद खड़े हो गए। चलो आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं। ये हमेशा की तरह व्यवसाय है। बैठक कक्ष से बाहर निकलें। राजेश कपूर ने प्रकाश का संपर्क विवरण मांगा और फिर वहां से चले गए। आखिरकार मुझे खाना बनाने के लिए जल्दी वापस जाना है। मेरी पत्नी की दोपहर में कक्षाएं हैं और बच्चे भी शायद भूखे होंगे। प्रकाश ने राजेश कपूर को वापस भेज दिया और फ्रंट डेस्क से कई लड़कियां आ गईं। मैनेजर वांग, क्या वह अति सुंदर लड़का अभी हमारा नया बॉस है? प्रकाश ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, वह बहुत जवान दिखती है, अभी 20 की उम्र में ही होगी। इतनी छोटी उम्र में पैसा कहाँ से आता है? क्या यह आपके माता पिता द्वारा दिया जा सकता है? प्रकाश ने भावशून्य चेहरे के साथ सामने की मेज पर दस्तक दी। गपशप करना बंद करो और जो करना है वो करो। अब से मुझे मिस्टर कपूर कहना, और मेरी शादी को भी काफ़ी समय हो गया है। अंतिम वाक्य सुनने के बाद दोनों रिसेप्शनिस्टों को बहुत निराशा हुई। ये बहुत दुख की बात है कि इतना सुंदर और अमीर आदमी शादीशुदा है। मुझे उसकी पत्नी से बहुत जलन हो रही है। उसने ज़रूर पिछले जन्म में आकाशगंगा को बचाया होगा, तभी तो उससे शादी कर पाई होगी। राजेश गाड़ी चलाकर घर चला गया। प्रवेश कक्ष में जूते बदलते समय मैंने लिविंग रूम में कुछ शोर सुना और जल्दी से बोला, प्रिय, मुझे वहाँ देर हो गई। देर से आने के लिए क्षमा करें। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। विहू एक धावक की तरह है, वह बचपन से ही बहुत तेज दौड़ने में सक्षम है। पिताजी, विहू ने अभी अभी कुछ कुकीज़ खाए हैं, लेकिन वह अभी भी भूखा है। उसके पीछे चल रहा दूसरा बच्चा वाह चिल्लाया और बहुत दुखी हुआ। तनु का पेट खाली है, वह खाना चाहता है। तनु और विहू उसके पैरों के आगे लटके हुए थे। अवी, जिसके पास लटकने की जगह नहीं थी, पीछे से राजेश कपूर के पैरों से लिपट गया। पिताजी, अवी भूखा है। रिया भी दुखी दिख रही थी, कुछ ही दूरी पर लाल आंखों के साथ खड़ी थी। अब लगभग 1 बज गया है। आमतौर पर इस समय तक बच्चे खाना खा चुके होते हैं। 1 घंटे से अधिक समय तक भूखे रहने के बाद राजेश कपूर को परेशानी महसूस हुई। मीरा शर्मा ने भोजन के लिए रोते बच्चों को देखा और वह सचमुच असहाय महसूस करने लगीं। उसे राजेश कपूर द्वारा बनाए गए सभी स्नैक्स खिलाएं, लेकिन राजेश कपूर ने बच्चों के लिए भोजन ताज़ा बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। पति, मैं मीरा शर्मा की जिम्मेदारी देखकर राजेश कपूर को खुद पर ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हुआ। क्या तुम्हें भूख लगी है? पति अभी खाना बना देंगे। अच्छा रहो, पापा इसे बच्चों के लिए तुरंत बना देंगे। राजेश कपूर ने बच्चों के लिए जल्दी से 3 अंडे उबाले और चारों बच्चों ने एक साथ खाए। अंडों को भाप में पकाते समय राजेश ने बच्चों के लिए पहले से बनाए गए समुद्री भोजन वॉन्टन भी पकाए। वे 2 वयस्क हैं, इसलिए वे केवल मटन नूडल्स खा सकते हैं। आधे घंटे से भी कम समय में शिशु और वयस्क दोनों ठीक हो गए। बच्चों की उलझन को तुरंत शांत करने के लिए राजेश कपूर ने उन्हें ठंडा पानी पिलाया। जब बच्चों ने उबले हुए अंडे खा लिए तो वॉन्टन अब गर्म नहीं रहे। बच्चों को नूडल्स बांटने के बाद अब बड़ों के लिए भी नूडल्स तैयार हैं। राजेश को छोड़कर पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे पुनः जीवित हो गए हों। विहू ने बड़े बड़े कौर खाए, खाते समय वह उस पर फूंक भी मार रहा था। दूसरे बच्चे की तो बात ही छोड़िए, दोनों बच्चियों में से वह सबसे ज्यादा खाती है।
अभी उस प्रकार का व्यक्ति है जो बड़े काम चुपचाप एक समय में एक छोटा सा काम करके करता है। रिया, इस समय तुम सचमुच बहुत भूखी हो और गुस्सा भी आने लगा है। हेलो पिताजी, यदि मामला बच्चा है तो कभी कभी अपवाद करना ठीक है, लेकिन 4 शिशुओं के लिए यदि हम कोई अपवाद बनाते हैं तो वह इस बार ही होगा। राजेश कपूर के पास रिया से निपटने के लिए पहले से ही एक चाल है। रिया, डैडी बहुत भूखे हैं, डैडी खाना चाहते हैं। रिया, पहले तुम खुद खा लो, फिर पापा के खाना खत्म करने के बाद मैं तुम्हें खिला दूंगी, ठीक है। वहीं राजेश एक ऐसे पिता की भूमिका भी निभा रहे हैं जो भूख से मरने वाला है। रिया ने मुंह बना लिया और उसे अकेले ही खाना पड़ा, हालांकि वह बहुत अनिच्छुक था। वह अपने पिता को भूख से मरने नहीं दे सकती थी। मैं भूख से मर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई पिता नहीं है। कितना दयनीय है। जब तक राजेश कपूर ने खाना खत्म किया, रिया भी खाना खत्म कर चुकी थी। हनी, मैं टेक अवे ऑर्डर करना चाहता था, लेकिन मैं टेक अवे की स्वच्छता को लेकर चिंतित हूँ, इसलिए जब बच्चे सो गए तो मीरा शर्मा ने खुद को दोषी ठहराया। मैं बहुत उदास महसूस कर रही थी। मैं कितनी असफल हो गई हूँ, मैं खाना भी नहीं बना सकती। राजेश कपूर ने उसे गले लगाया और कहा, खाना न बना पाने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पति अभी भी मेरे पास हैं। आज की स्थिति विशेष है और अगली बार ऐसा नहीं होगा। यह मेरी गलती थी कि मैंने आपको यह नहीं बताया कि फ्रिज में सीफूड वॉन्टन है। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को ऐसे गले लगाया जैसे रिया के साथ अन्याय हुआ हो। राजेश कपूर हंसे, ठीक है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, ये तो बस खाना है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। राजेश कपूर ने विषय बदल दिया, क्या आप जानना चाहती हैं कि आपके पति बाहर जाकर क्या करते थे? गर्दन से मीरा शर्मा की दबी हुई आवाज आई, आप क्या कर रहे हो? क्या आप रॉयल स्टार इंटरनेशनल होटल को जानते हैं? मीरा शर्मा ने इसके बारे में सोचा और उन्हें लगा कि यह नाम परिचित लग रहा है, लेकिन कुछ देर तक वह इसे याद नहीं कर सकी। रॉयल स्टार इंटरनेशनल होटल मुंबई में एक होटल है। कुछ दिन पहले मालिक के पास पैसे की कमी थी और वह इसे बेचना चाहता था। आपके पति भाग्यशाली हैं, उन्हें यह अवसर मिला और उन्होंने इसे खरीद लिया। मीरा शर्मा ने कहा, मुझे अब याद आया, ये दक्षिण रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने पास के एक विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए आवेदन भी किया था। नौकरी पाने में उसके डिप्लोमा की कोई समस्या नहीं थी, मुख्य बात यह थी कि उसे उपयुक्त आवास नहीं मिल पा रहा था। यह मामला अनसुलझा ही रह गया। तो मैं जिंगहाओ इंटरनेशनल से थोड़ा परिचित हूँ, यह एक 3 सितारा होटल लगता है। मीरा शर्मा ने पलकें झपकाईं, हनी, ये महंगा है ना? सौभाग्य से, क्योंकि मालिक बेचने की जल्दी में था, मुझे प्रत्यक्ष जानकारी थी, तो कीमत बुरी नहीं थी और मैंने कुछ पैसे कमाए। मीरा शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन पतिदेव, क्या आप होटल का प्रबंध कर सकते हैं? राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, तुम पढ़ाई नहीं कर सकती, मत भूलना तुम्हारा पति एक अव्वल छात्र है, और स्टार इंटरनेशनल एक परिपक्व होटल है जो अपने आप संचालित होगा। मीरा शर्मा को राजेश पर 100% भरोसा है, इसलिए वह निश्चित रूप से होटल के अधिग्रहण का पूर्ण समर्थन करती हैं। वह राजेश कपूर के पास चढ़ गई और बोली, पतिदेव, आप जानते हैं क्या, आप जितने उत्कृष्ट होते जाते हैं, मैं उतनी ही असहज हो जाती हूँ। राजेश कपूर ने भी यह बात देखी, लेकिन वह असमंजस में थे। मेरे परिवार, मेरे बच्चे और उसके प्रति मेरा रवैया कभी नहीं बदला। अधिक से अधिक मेरे पास कुछ और संपत्तियां हैं, लेकिन मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। इसमें गिरावट के कोई संकेत नहीं हैं। वह अभी भी अपने आप में है और अपनी पत्नी की अच्छी देखभाल करने की पूरी कोशिश करता है। विशेषकर जब बात किसी चीज़ की आती है तो मैं खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सारा सामान मेरी पत्नी के लिए छोड़ दिया गया है, उसके प्रति मेरा आकर्षण कभी नहीं बदला। राजेश ने मीरा शर्मा की ठुड्डी उठाई और पूछा, अच्छी रहो, अपने पति से बात करो और पूछो कि तुम असुरक्षित क्यों महसूस करती हो, क्योंकि तुम इतने अच्छे हो। अपने आप को देखो, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा फिगर भी बहुत अच्छा है। अपने रूप रंग के आधार पर ही तुम बहुत सी महिलाओं को आकर्षित कर सकते हो। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि आप अमीर, सज्जन, परिवार केंद्रित और धैर्यवान हैं।
मीरा शर्मा ने जब अपना जिक्र किया तो वह असहज महसूस करने लगी। मुझे फिर से देखो, मेरे अच्छे दिखने के अलावा मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है। मैं कपड़े धोने, खाना पकाने, घर के काम करने या बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती। खाने और सोने के अलावा ऐसा लगता है कि यहाँ और कुछ भी नहीं है। ये सोचकर मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। इसके अलावा मैंने पहले भी दावा किया था कि मैं आपका और बच्चे का भरण पोषण कर सकती हूँ। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा के छोटे से चेहरे को छूते हुए गंभीरता से कहा, अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कपड़े धो सके, खाना बना सके और बच्चों की देखभाल कर सके, तो फिर सरला यादव को क्यों न रख लूं। जहां तक मेरी सुंदरता का प्रश्न है, क्या तुम भी सुंदर नहीं हो? जहां तक पैसों की बात है, मैं पैसे सिर्फ तुम्हारे और बच्चे के लिए कमाता हूं। मेरा कोई और इरादा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे सुरक्षित महसूस कराऊं। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं सारा पैसा आपके नाम कर दूं? अगर हम अपनी पहचान बदल लें तो क्या इससे आप सुरक्षित महसूस करेंगे? मीरा शर्मा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे आज अचानक एक झटका लगा और मैं बस ये लिख रही थी। मैं एक क्षण में ठीक हो जाऊंगा, मैं अपने आप को समायोजित कर लूंगा। जिसे महिलाएं शांति और समायोजन कहती हैं, वह आसानी से पुनः उग्र विचारों को जन्म दे सकती है। राजेश ने उसे गले लगाया और कहा, पति हमेशा तुम्हें, बच्चों को और इस परिवार को प्यार करेंगे। उन्होंने यह बात कई बार कही, और वास्तविक कार्यों के साथ बार बार इसका अभ्यास करें। उसे यह एहसास कैसे न हो। उसने उसे गले लगाया और कहा, प्रिय, मुझे पता है, मुझे सब पता है। अच्छा, इस नए साल का जश्न मनाने के लिए हम चेन्नई चलते हैं, ठीक है? मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उस रात कुछ परेशानी तो होनी ही थी। अगले दिन मीरा शर्मा अभी भी बिस्तर पर सो रही थी। राजेश कपूर ने नहा धोकर चित्रा बंसल के पिता को फ़ोन किया। वहां मशीनों की आवाज़ें आ रही थीं। मिस्टर कपूर, मैं आप हूं। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? अगर आप व्यस्त हैं तो जब आप खाली हों तो बात करेंगे। तो मैं तुम्हें 10 मिनट में वापस कॉल करूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं। 10 मिनट बाद। भाई जियांग, यही हुआ। मैंने एक होटल खरीदा। मैंने सुना है कि मेरी भाभी होटल मैनेजमेंट में काम करती थीं। वह होटल में काम करने आ सकती थीं। इसके अलावा मैं कुछ महीनों में एक शिशुपालन सुपरमार्केट खोलने जा रहा हूं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप वहां आकर काम कर सकते हैं। आप वेतन के बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। चित्रा बंसल के पिता एक क्षण के लिए हिचकिचाए और जवाब दिया, मैं उससे ये वादा नहीं कर सकता। मुझे वापस जाकर उससे पूछना होगा कि वह क्या सोचती है। ठीक है, तो वापस जाओ और अपनी भाभी से पूछो कि वह क्या सोचती है। शाम को चित्रा बंसल के पिता घर लौट आए। स्नान करने और स्वयं को साफ करने के बाद मैंने भोजन की मेज पर यह मामला उठाया। पत्नी, तुम क्या सोचती हो? चित्रा बंसल की मां शर्मिंदा थी। अगर तुम्हें पहले नौकरी नहीं मिली होती तो शायद मैं कोशिश करती। अभी तो तुम्हें काम करना है। अगर मैं चली गई तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? चित्रा बंसल के पिता ने मांस का एक निवाला खाया और एक क्षण के लिए हिचकिचाए। प्रिय, मुझे इस काम के लिए प्रतिदिन भुगतान मिल सकता है। अगर तुम जाना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो, अगर नहीं तो भूल जाओ। मां जियांग ने कुछ नहीं कहा, मानो वह इस पर विचार कर रही हूं। बर्तन धोने के बाद मैं रसोई से बाहर निकली और अपने पति के पास बैठ गई। पतिदेव, अगर मैं चली जाऊंगी तो घर पर बच्चों की देखभाल आपको ही करनी होगी। क्या आप ये कर सकते हैं? चित्रा बंसल के पिता आश्चर्यचकित हुए और बोले, बिल्कुल, तुम सीख सकती हो, बस और अधिक सीखो और अधिक प्रश्न पूछो। मेरा बेटा सिर्फ कुछ महीने का नहीं है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जानता है। उसकी देखभाल करना एक बच्चे की देखभाल करने से बेहतर है। उसने सिर हिलाया और इस मामले में अपने पति पर भरोसा करने का फैसला किया। अपने पति का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, जब मेरी नौकरी स्थिर हो जाएगी तो आप भी मेरे लिए कोई उपयुक्त नौकरी ढूंढ लेंगे। हम अपने बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में रख सकते हैं। उसे दोस्त बनाना और खेलना पसंद है। घर पर फंसे रहना उबाऊ है। चित्रा बंसल के पिता एक क्षण के लिए हिचकिचाए और बोले, ठीक है।
दंपत्ति के बीच इस विषय पर चर्चा के बाद चित्रा बंसल के पिता ने राजेश को फोन किया। चूंकि मेरी भाभी सहमत हो गई हैं, इसलिए उन्हें कल जिंगहाओ इंटरनेशनल जाने दिया जाए और प्रकाश नाम का एक मैनेजर ढूंढने दिया जाए। उसका फ़ोन नंबर लिखो 13,49,697। फ़ोन रखने के बाद दंपति स्तब्ध रह गए। जिंगहाओ इंटरनेशनल तक इलेक्ट्रिक बाइक से नवनिर्मित पुल के ठीक पार पहुंचा जा सकता है। यदि नया पुल नहीं बनाया गया होता तो यात्रा में 40 मिनट से अधिक समय लगता, वगैरह। रॉयल स्टार इंटरनेशनल होटल। अपनी पत्नी की असामान्य अभिव्यक्ति को देखकर जियांग के पिता ने उलझन में पूछा, क्या हुआ? वह हमेशा शहर से बाहर रहता है और कुछ महीनों में एक बार ही वापस आता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं स्वाभाविक रूप से नहीं जानता, मदर जियांग ने कहा। रॉयल स्टार इंटरनेशनल होटल मुंबई में एक 3 सितारा होटल है जो पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा है। जब बात पैसे के हिसाब से किफ़ायती होटलों की आती है तो हर कोई स्टार हाउस इंटरनेशनल को जानता है। जिंगहाओ इंटरनेशनल का अधिग्रहण कब हुआ? लगता है व्यापार अच्छा चल रहा है। दंपति को लगा कि यह एक साधारण होटल है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह जिंगहाओ इंटरनेशनल होगा। मुझे डर है कि वेतन इतना कम नहीं होगा, ये सोचकर उसे खुशी हुई। राजेश कपूर ने प्रकाश को फ़ोन किया और कहा, कल रोशनी शाह नाम की कोई लड़की आपसे मिलने आएगी, कृपया उसका ध्यान रखना। प्रकाश ने मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी अधिक देखभाल करो। वह एक होटल का प्रबंधन करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से मेरा उनसे संपर्क टूट गया है क्योंकि मैं अपने परिवार की देखभाल कर रहा था। वह मेरे बच्चे के दोस्त की माँ हैं। प्रकाश को समझ में आ गया कि यह ऐसी चीज़ है जिसे विकसित करने की ज़रूरत है। समझ गया मिस्टर कपूर। फ़ोन रखने के बाद राजेश ने अपनी पत्नी को ये बात बताई। मीरा शर्मा ने भी सहमति जताते हुए कहा, आप इसका प्रबंध कर सकते हैं। चित्रा बंसल के माता पिता दोनों ईमानदार और दयालु लोग हैं, अन्यथा इतना अच्छा व्यवहार करने वाला बच्चा पैदा नहीं हो पाता। रात रोशनी शाह उत्साहित भी थी और घबराई भी। इसके अलावा बच्ची सोते समय बेचैन रहती थी, जिससे उसके लिए सोना और भी मुश्किल हो जाता था। पति, जो सारा दिन व्यस्त था, सो गया था। वह करवटें बदलती रही और अंततः नींद का विरोध नहीं कर सकी और गहरी नींद में सो गई। अगले दिन वह अचानक उठी क्योंकि वह अपने बच्चों की देखभाल के लिए सुबह जल्दी उठने की आदी थी। उसने जल्दी से अपने पति को जगाया और कहा, जल्दी करो, मुझे आज काम पर जाना है, तुम्हें घर पर रहना है और बच्चों की देखभाल करनी है। जिग्नेश शाह आधी नींद में थे, लेकिन ये शब्द सुनते ही उनकी नींद खुल गई। रोशनी शाह ने दलिया बर्तन में डाला और कल रात खरीदी हुई बंस को भाप में पकाने के लिए बाहर निकाला। फिर उसने किमची बर्तन से कुछ अचार वाली गाजरें निकालीं। एक व्यस्त अवधि के बाद हम बस दलिया तैयार होने की प्रतीक्षा करते हैं। अंततः उसे स्वयं को साफ करने का समय मिला। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मैंने पाया कि वह व्यक्ति अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। मैं तुरंत चिंतित हो गया। उठना, जिग्नेश शाह ने अपनी पत्नी के स्वर में कुछ गड़बड़ सुनी और जल्दी से उठ बैठे। मैं उठ गया। रोशनी शाह ने धीरे से आह भरी, ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गईं और मेकअप करना शुरू कर दिया। बच्चे के जन्म के बाद से उसने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है। अधिकांश समय वह सादे चेहरे के साथ बाहर जाती है, लेकिन उसके पास एक अच्छी नींव है, सुंदर चेहरे की विशेषताएं हैं और उसने पहले नृत्य का अध्ययन किया है, इसलिए उसका फिगर हमेशा अच्छा रहा है। थोड़ा सा सजने संवरने के बाद वह बहुत अच्छी लगती है। जिग्नेश शाह बाथरूम से बाहर आए और अपनी पत्नी को सामने देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पत्नी, तुम बहुत सुंदर हो। ऐसी कोई महिला नहीं है जो अपने पति से अपनी प्रशंसा सुनना पसंद न करती हो। रोशनी शाह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे धक्का दिया। चले जाओ, मैं कपड़े चुन रही हूँ। पिछले कुछ वर्षों में अपने बच्चों की देखभाल के लिए मैंने ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं खरीदे हैं। सौभाग्य से उसका फिगर अच्छा है और वह अभी भी अपने पुराने कपड़े पहन सकती है। उसने आईने में बाईं और दाईं ओर देखा और संतुष्टि से मुस्कुराया। पत्नी, तुम बहुत सुंदर हो। कार्यस्थल पर कोई न कोई तुम में रुचि रखता ही होगा। क्या उस समय आप अपने पति को इसलिए नीची नज़र से देखेंगी क्योंकि वह छोटे कद और गरीब हैं? पत्नी, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देती?
रोशनी शाह ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और कहा कि वह खुद ही इसका पता लगा ले। मानो कह रहे हों, देखो क्या मैं तुम्हारी बात पर ध्यान देकर खुश हूँ। इसी समय बच्चा जाग गया। रोशनी शाह ने उन्हें याद दिलाया, बच्चे को शौचालय ले जाओ, फिर उसका चेहरा धुलवाओ और दांत ब्रश करवाओ और अंत में उसे खाना खिलाने ले जाओ। मैं रसोई में गई और 3 सदस्यों वाले परिवार के लिए भोजन तैयार किया। प्रिय, मैं पहले खाऊंगा। जियांग मिंग की आवाज़ बाथरूम से आई। प्रिय, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बाद में काम पर ले जाऊं? रोशनी शाह ने खाते हुए जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है। मुझे काम के पहले दिन जल्दी जाना है। जिग्नेश शाह के बच्चों की देखभाल समाप्त करने तक प्रतीक्षा करें। रोशनी शाह ने प्रवेश द्वार पर ही अपने जूते बदल लिए थे और बाहर जाने के लिए तैयार थीं। इसे अपने बेटे को दे दो। बेटा, मम्मी को आज काम पर जाना है और वह शाम तक वापस नहीं आएंगी। आज पिताजी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। उन्होंने जियांग मिंग को भी याद दिलाया, जब आप अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं तो आपको उन पर कड़ी नज़र रखनी होगी, ठीक है? विशेष रूप से जब आप अपने बच्चे को सड़क पार या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ले जा रहे हों, तो आपको उसका हाथ पकड़ना होगा और उसे इधर-उधर भागने नहीं देना होगा, ठीक है? इसके अलावा उसे बाहर का कुछ भी खाने को न दें, अन्यथा उसका पेट फिर से खराब हो सकता है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो मुझे फ़ोन करें। ये कहकर रोशनी शाह जल्दी से चली गईं। पिता और पुत्र अकेले रह गए, एक दूसरे को देखते हुए। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। समान कार्य घंटे। मीरा शर्मा ने अपने पति और बच्चों को अलविदा कहा। प्रिय, आज सुबह मेरी केवल एक ही कक्षा है, इसलिए मैं जल्दी घर जा सकता हूँ। राजेश कपूर ने कहा, ऐसे में चलो सुपरमार्केट चलते हैं और कुछ सब्जियां खरीद लाते हैं। कौन सा व्यंजन? बस वही खरीदो जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है। अगला कदम दोपहर का भोजन बनाना और मीरा शर्मा के घर आने का इंतजार करना है। जब बच्चे अपनी नींद से जाग जाएं तो उन्हें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षाओं में ले जाएं। दिन प्रतिदिन इसमें कोई अंतर नहीं है, सब कुछ एक जैसा ही है। शाम को राजेश कपूर ने प्रकाश को फ़ोन किया। रोशनी शाह को अच्छा मूल्यांकन मिला, मेहनती, गंभीर और अध्ययनशील। चूंकि रोशनी शाह ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, इसलिए उनका व्यावसायिक ज्ञान अपेक्षाकृत मजबूत है। अगली सुबह जिग्नेश शाह ने फ़ोन किया। मीरा शर्मा से पूछिए कि वह किस सुबह फ्री है ताकि शाम को डिनर के लिए उनके घर आ सकें। रोशनी शाह को 9 बजे काम से छुट्टी मिल जाती है, इसलिए रात का खाना बाद में होगा। आखिरकार हमने शुक्रवार की रात को मिलने का फैसला किया। मीरा शर्मा पहली बार चित्रा बंसल के घर गईं। प्रवेश द्वार से लेकर लिविंग रूम तक घर का लेआउट एक नज़र में स्पष्ट है। जिग्नेश शाह बाथरूम साफ कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें अंदर बुला लिया। माफ़ करना, घर थोड़ा गंदा है, मैं अभी सफाई कर रही हूँ। जियांग मिंग की घबराई हुई नज़र को देखते हुए राजेश कपूर ने पूछा, तुम इन दिनों बच्चों की देखभाल कर रही हो, है ना? क्या तुम अकेले ये सब नहीं संभाल सकती? जिग्नेश शाह ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। शुरुआत में थोड़ी अव्यवस्था थी, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है। बच्चे पहले से ही बैठक कक्ष में एक साथ खेलना शुरू कर चुके थे। छोटी चित्रा बंसल बहुत उत्साहित थी और उसने इन खिलौनों को मीरा शर्मा के साथ साझा किया। मीरा शर्मा ने तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। विहू ने उत्सुकता से पूछा, इस अल्ट्रामैन का हाथ क्यों टूटा हुआ है? चित्रा बंसल ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मर्स के साथ लड़ाई की थी और मैं हार गई और यह टूट गया। अभी के हाथ में जो ट्रांसफॉर्मर था उसका भी एक हाथ कट गया। कटा हुआ हाथ अभी भी जमीन पर पड़ा है। अभी हाथ पटकते हुए आया। माँ, क्या आप इसे मेरे लिए ठीक कर सकती हैं? मीरा शर्मा ने इसे लिया और कहा, माँ कोशिश करेगी, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि इसे ठीक किया जा सकेगा। मैं काफ़ी समय से ड्रम को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। अभी फिर से राजेश कपूर को ढूंढने दौड़ा। राजेश कपूर ने अपने मैनुअल कौशल का उपयोग किया और कुछ ही समय में इसे ठीक कर दिया। यद्यपि इसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, फिर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे अभी बहुत खुश हुआ। वह मरम्मत किए गए ट्रांसफॉर्मर को लेकर विहू और चित्रा बंसल को दिखाने गया। देखा,
मेरे पिताजी ने इसे ठीक कर दिया। वह सब कुछ कर सकता है। वह अद्भुत है। चित्रा बंसल ने भी तुरंत कहा, मेरे पिताजी भी कमाल के हैं। वे घरों की मरम्मत भी कर सकते हैं। अभी पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर थोड़ा तनाव में आ गया। लेकिन आपके पिता ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत नहीं कर सकते। तो मेरे पिताजी सचमुच बहुत अच्छे हैं। जिग्नेश शाही अभी भी यहाँ सफाई का काम कर रहे हैं। वह घर के कामों में अच्छे नहीं हैं और बहुत थके हुए रहते हैं। राजेश कपूर हाथ धोने के लिए रसोई में गए तो देखा कि चावल पकाने वाली मशीन में कुछ भी नहीं था। मैंने जो सब्जियां खरीदी थीं, वे सब बाहर रखी थीं, और मैं खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, माँ जिंजर काम से कब छुट्टी पाती हैं। मैं 9 बजे तक घर आ जाऊंगा। राजेश कपूर, 9 बजे? जब तक हम खाना खाकर समाप्त हुए लगभग 10 बज चुके थे। बच्चे ठीक हैं। मैंने यहाँ आने से पहले उन्हें खाना खिला दिया था, इसलिए समय आने पर उन्हें भी कुछ खाना पड़ेगा। राजेश कपूर ने पूछा, आज रात आप क्या करने वाले हैं? जिग्नेश शाह खाना पकाने में अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे एक संदेश भेजा था जिसमें मुझे ये खरीदने के लिए कहा गया था। राजेश कपूर ने व्यंजनों को देखा और मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि रोशनी शाह क्या बनाने वाली हैं। राजेश कपूर लिविंग रूम में आ गए और जिग्नेश शाह ने सफाई पूरी कर ली थी। सुपरमार्केट से फल और कुछ थोक स्नैक्स लाए। खाओ। पलक झपकते ही आधा घंटा बीत गया। दोपहर के भोजन का समय हो चुका था और मीरा शर्मा ने स्कूल के बाहर दोपहर में ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। अब तक वह भूखी हो चुकी थी, और यद्यपि उसे स्नैक्स पसंद नहीं थे, फिर भी उसने काफ़ी स्नैक्स खा लिए। नाश्ता स्वादिष्ट था, लेकिन बहुत चिकना था और वह उसका स्वाद बर्दाश्त नहीं कर सकी। जब जिग्नेश शाह रोशनी शाह को बुला रहे थे, मीरा शर्मा फुसफुसाए, प्रिय, मुझे भूख लगी है। राजेश के घर पर होने के कारण मैं दिन में 3 बार समय पर भोजन करता हूँ। एक बार जब यह आदत बन जाएगी तो आपको एक निश्चित समय पर भूख लगेगी। राजेश कपूर ने उसे थपथपाते हुए कहा, अगर तुम नहीं बना सकती तो मेरे पति खाना बना देंगे। मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उसकी नज़र में किसी का खाना उसके पति के खाने जितना स्वादिष्ट नहीं है। राजेश कपूर के खाना पकाने की आदत पड़ने के बाद वह भोजन के मामले में काफ़ी चूजी हो गई है। जिग्नेश शाह ने रोशनी शाह को फ़ोन किया तो पता चला कि वह करीब 1 घंटे तक वापस नहीं आएंगी। वह तुरंत चिंतित हो गया, लेकिन बोला, ठीक है, हम तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार करेंगे। रोशनी शाह भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकीं। क्या आप पहले सब्जियां धोकर मांस काट लें? क्या तुम तारो चिकन नहीं बनाओगे? चिकन को उबाल लो, मैं अभी वापस आऊँगा और इसे भून दूंगा। जिग्नेश शाह ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। फ़ोन रखने के बाद जिग्नेश शाह ने आह भरी। राजेश कपूर रसोई में आए और उन्हें चिकन को उबालने की तैयारी करते देखा और जल्दी से बोले, मुझे करने दो। जिग्नेश शाह ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप तो मेहमान हैं, मैं आपसे ऐसा करने को कैसे कह सकता हूँ। यदि आप चिकन को इस तरह से उबालेंगे तो बाद में यह अधिक सख्त हो जाएगा। ओह! राजेश कपूर ने दीवार पर टंगा एप्रन देखा और पूछा, वह कब वापस आएगी? जिग्नेश शाह ने अजीब तरीके से कहा, इसमें लगभग 1 घंटा और लगेगा। मेरी पत्नी 1 घंटे तक इसे कैसे सहन कर सकती है? चिकन को उबालते समय राजेश ने जियांग मिंग से चर्चा की, ऐसा क्यों न हो, आज रात मैं खाना बनाऊंगी और मेरी भाभी घर आकर इसे खा लेंगी। बेशक जिग्नेश शाह इससे सहमत नहीं थे। हमने उन्हें अपने घर मेहमान के रूप में आमंत्रित करने पर सहमति जताई। मेहमानों को खाना पकाने देने पर कैसा महसूस होता है? राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, उनके स्वर में जियांग मिंग की ओर से खंडन की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये तो बस एक भोजन है, इसे इतनी गंभीरता से मत लीजिए, भाई जियांग। जिग्नेश शाह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। ये बहुत शर्मनाक है, और मैं तो मेहमानों को खाना भी पकाने देती हूँ। राजेश कपूर को इसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो क्या मुझे अपनी भाभी के हाथ का खाना पसंद नहीं आया था? इसके अलावा यह एक विशेष मामला है। क्या हम किसी दिन जब वह छुट्टियों पर हो तो उससे मिलने चलें? जिग्नेश शाह ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, तो फिर मामला सुलझ गया। मीरा शर्मा ने हाथ धोने के अवसर का लाभ उठाकर रसोई घर का निरीक्षण किया।
जब जिग्नेश शाह रसोई में नहीं थे तो उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा, प्रिय, इसमें कितना समय लगेगा? राजेश कपूर ने मुड़कर देखा और उसके पिल्ला जैसे चेहरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यह अधिकतम 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। मैंने अभी भाई जियांग से सुना है कि माँ जियांग के पास अभी भी आधे घंटे से अधिक समय बचा है। वह जल्द ही वापस आ जाएगी। मैं प्रकाश को फ़ोन करूंगा और उससे कहूंगा कि उसे आज ही जल्दी रिहा कर दे। प्रकाश कौन है? होटल के जनरल मैनेजर। ओह, निश्चित रूप से। रोशनी शाह घर आ गई। मैंने सुगंध सूंघी और रसोई में आ गई। मेरा चेहरा बदल गया। ओह, मैं तुम्हें खाना कैसे बनाने दे सकती हूँ? उसने जल्दी से अपने हाथ धोए और मदद के लिए आगे आए। मुझे खेद है, मैं आज देर से आया और अभी अभी लौटा। मैं एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। पिछली बार की तरह ही व्यवस्था थी, जिसमें बच्चे खाने के लिए कुर्सियों पर घुटनों के बल बैठे थे। खेलने के लिए मैंने बहुत जल्दी खाना खाया। वयस्कों ने अपना खाना खत्म कर लिया और कुछ निवाले खाने से पहले ही खेलने चले गए। जिग्नेश शाह ने संतरे का जूस निकाला और राजेश और मीरा शर्मा के गिलास भर दिए। आज मुझे आपके लिए सचमुच खेद है। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए। ऐसा कहना बहुत ही विनम्र बात है। मीरा शर्मा ने कहा कि वह बात नहीं करना चाहती थीं और बस जल्दी से अपना पेट भरना चाहती थीं। जब वे लगभग खाना खा चुके थे तो जिग्नेश शाह सबसे पहले बोलने वाले थे। मैंने आज आपको रात्रि भोज पर मुख्य रूप से श्री कपूर को मेरी मां के लिए नौकरी ढूंढने के लिए धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित किया है। जिग्नेश शाह ने पे उठाया और कहा, मैं शराब की जगह पे का उपयोग करूंगा, धन्यवाद। रोशनी शाह ने भी अपना ड्रिंक उठाया और अपने पति के साथ खड़ी हो गईं। राजेश कपूर भी खड़े हुए और बोले, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्षमता मेरी भाभी में है। जिग्नेश शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बोलने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। अगर भविष्य में आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक पूछिएगा। राजेश कपूर मुस्कुराए, ठीक है। रात का खाना खाने और थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने देखा कि अब लगभग समय हो गया है, इसलिए मैं घर के लिए निकल पड़ा। रोशनी शाह ने मीरा शर्मा से कहा, अगली बार जब मैं छुट्टियों पर आऊंगी तो आप लोगों को डिनर पर आमंत्रित करूंगी। वह खाने की मेज पर ही बता सकती थी कि वह भूखा है। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, भाभी, बात इतनी गंभीर नहीं है। बस खाना है। लेकिन ये सिर्फ भोजन था और आतिथ्य भी अच्छा नहीं था। वे और भी अधिक दोषी महसूस करते हैं। उस व्यक्ति के जाने तक प्रतीक्षा करें। रोशनी शाह के चेहरे पर खुशी नहीं थी। इस बार हमने बहुत बुरा काम किया। जिग्नेश शाह ने धीरे से कहा, चिंता मत करो प्रिय, हम अगली बार इसकी भरपाई कर लेंगे। ऐसा लगता है कि वे इस तरह की चीज़ों की परवाह करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए इसे दिल पर न लें। रोशनी शाह ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। 2 लोग रसोई घर में बर्तन धो रहे थे। आज घर अच्छी तरह साफ हो गया है। वैसे प्रिय, मैं एक इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहता हूँ। इससे जिग्नेश शाह अपनी बात पर आ गए। मैं भी आज इसी बारे में सोच रहा था। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो इलेक्ट्रिक कारें बेचता है। मैं बाद में उसे फ़ोन करके पूछूंगा। प्रिय, तुम्हें कौन सा रंग और शैली पसंद है? रोशनी शाह मुस्कुराईं और बोलीं, मुझे दोनों में से कोई भी ठीक है। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। जिग्नेश शाह ने आकर कहा, हालांकि आपके पति आपके लिए सेडान कार खरीदने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको अपनी पत्नी को सर्वश्रेष्ठ देना होगा। रोशनी शाह, 2000 रुपये से थोड़ा अधिक, जब तक ये ठीक दिखता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरी पत्नी को 4000 रुपये से अधिक चाहिए। इतनी महंगी चीज़ क्यों खरीदें? ये पैसे की बर्बादी है। नहीं, मैं इसे अपनी पत्नी के लिए खरीदना चाहता हूँ। चीनी नववर्ष पर माँ को देने के लिए एक 2000 बचा कर रखना। इस साल मैंने उन्हें छुट्टियों में केवल कुछ 100 रुपये दिए थे, इसलिए मुझे चीनी नववर्ष पर उन्हें कम से कम 1000 रुपये देने चाहिए। कोई बात नहीं। जिन 2 मालिकों को मेरा अंतिम भुगतान करना था, उन्होंने कहा कि वे नए साल के बाद मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। सच में? कितने का है? लगभग 25,000, जो हमारे लिए नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्याप्त है। रोशनी शाह ने रहस्यमय ढंग से कहा,
मैंने आज मैनेजर वांग से अपने वेतन के बारे में पूछा। अंदाज़ा लगाओ कि वह कितना था। जब जिग्नेश शाह ने ये देखा तो उन्हें पता चल गया कि यह काफ़ी ऊंचा होगा। क्या आपके पास 5,000 हैं? रोशनी शाह ने इशारा किया। 8,000। जिग्नेश शाह चौंके। 8,000। रोशनी शाह ने सिर हिलाया। मैनेजर वांग ने कहा कि मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूं और आधिकारिक तौर पर नौकरी मिलने पर मुझे 12,000 रुपये मिलेंगे। जिग्नेश शाह ने गहरी सांस ली और कहा, पत्नी, तुम जल्द ही 10,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा कमाने वाली हो। अपने पति को लात मत मारो। रोशनी शाह ने आंखें घुमाते हुए कहा, मैं आपसे बात करने के लिए बहुत आलसी हूँ। मैनेजर वांग ने जो कहा उसके अनुसार मेरे पास अभी भी विकास की बहुत गुंजाइश है, इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। जिग्नेश शाह ने सिर हिलाया। लगता है मिस्टर कपूर सचमुच हमारी मदद करना चाहते हैं। रोशनी शाह ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, वरना मैनेजर वांग मुझे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन क्यों देते? वह पूरे दिन इतने व्यस्त रहते हैं और मुझे अभी भी कुछ पता नहीं है। यदि ऊपर से निर्देश न होते तो वह मेरी देखभाल करने की जहमत नहीं उठाता। जिग्नेश शाह ने आह भरते हुए कहा, हमें अपने दिल में इस दयालुता को याद रखना चाहिए। ये सही है। शनिवार देर रात, मुंबई विश्वविद्यालय, एक पुरुष छात्रावास। अचानक आह शब्द सुनकर सभी जाग गए। अरे आओ और देखो कि मुझे देवी झांग के बारे में क्या पता चला। शिक्षक मीरा के पति। मीरा शर्मा के अलावा स्कूल में और कितनी देवियां हैं? पता चला कि मुंबई विश्वविद्यालय के एक छात्र ने एक संदेश पोस्ट किया था। पोस्ट की मुख्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उसमें क्या लिखा गया है। मीरा शर्मा और राजेश कपूर पति पत्नी हैं। चित्र शब्दों से अधिक बोलते हैं। तस्वीर में राजेश और मीरा शर्मा एक स्ट्रॉलर को धक्का दे रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को प्यार और स्नेह भरी आंखों से देखकर मुस्कुराया। उच्च एवं शक्तिशाली देवी झांग अब एक छोटे पक्षी की तरह प्रतीत होती है जो अपने स्वामी पर निर्भर है। क्या यह अभी भी स्कूल में प्रसिद्ध बर्फ देवी है? किसी ने एक बार मजाक में कहा था। अपने पति का सामना करते समय मीरा शर्मा जैसी ठंडी देवी को शायद ये पता नहीं होता कि सौम्यता क्या होती है। बाहरी लोगों के लिए वह एक ऐसी व्यक्ति है जिसकी हड्डियों में उदासीनता समाई हुई है। उसका चेहरा बहुत ही आकर्षक है। उसने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, जिसका सपना छात्र देखते हैं, और उसके फिगर का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। वह बहुत गंभीर है और मैंने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। यह अत्यंत ठंडी महिला संभवतः अपने पति के प्रति एक रानी जैसा रवैया रखती है। इसलिए स्कूल में उसके पति के बारे में कई अफवाहें हैं। लेकिन एक बात सच है, उनके पति घर पर पूर्णकालिक अभिभावक हैं। वह फूल की तरह सुंदर बनने और अपना व्यवसाय अच्छी तरह से करने के लिए जिम्मेदार है। हाँ, वे ऐसी ठंडी देवी पर विश्वास ही नहीं कर सकते थे। घर पर अपने पति और बच्चों की देखभाल करते हुए वह कैसी होगी। लेकिन जब फोटो में दिख रहा आदमी सामने आता है, जब देवी झांग के पति के बारे में अफवाह उजागर हुई, तो वे बहुत हैरान हुए। ये टीचर मीरा का छात्र निकला। विद्यार्थी, उनके वरिष्ठ किस पर आधारित? मैं इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन मुझे कहना होगा, यह इतना सुंदर है कि महिलाओं को स्क्रीन चाटने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी है, उन्हें कुचलने के लिए पर्याप्त। मान लीजिए, सुंदर होने के बहुत फायदे हैं, मगर इससे क्या? सिर्फ इसलिए कि आप सुंदर हैं, महान हैं और जो चाहें कर सकते हैं। सभी प्रशंसक बहुत ईर्ष्यालु हैं, लेकिन वह बहुत ईर्ष्यालु भी है और चाहती है कि वह राजेश की जगह मीरा शर्मा का पति बन जाए। ऐसा लगता है जैसे देवी को मेरे भाइयों ने छीन लिया हो। कोई दया नहीं, उन्हें उनकी देवी वापस दे दो। अगली सुबह ठीक 6 बजे के बाद मीरा शर्मा का फ़ोन बजा। राजेश कपूर ने नोट देखा तो पता चला कि वह एक शिक्षक था। पत्नी, एक शिक्षक ने आपको बुलाया है, मीरा शर्मा ने कहा। अपना मोबाइल फ़ोन लिया और कॉल का जवाब देने के लिए क्लॉक रूम में चली गईं। क्या वह टीचर मीरा हैं? स्कूल में अफवाह है कि राजेश उस बच्चे का पिता है। क्या? मीरा शर्मा अचानक डरकर जाग गईं। अब पूरा स्कूल इस बारे में बात कर रहा है। क्या ये सच है? मीरा शर्मा घबरा गईं। उन्हें ये कैसे पता चला? दूसरा पक्ष एक क्षण के लिए चुप हो गया। तो क्या यह मौन सहमति है?
मैंने इसे पोस्ट किया है और मैंने आपकी तस्वीर भी जारी की है। मैं आपको बाद में लिंक दूंगा, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। मीरा शर्मा खुद को आईने में देखकर दंग रह गईं। राजेश कपूर को पता ही नहीं चला कि कब वह दरवाजे से टिक गए और उन्हें बातचीत का सार समझ नहीं आया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि मीरा शर्मा स्तब्ध और असमंजस में थीं। क्या गलत? मीरा शर्मा ने सिर घुमाकर रूखे स्वर में कहा, हमारा मामला पूरे स्कूल को पता है। पूरा स्कूल जानता है क्या चल रहा है। ये पता चल गया तो क्या हुआ? आपके पति को अब भी दूसरों का सामना करने में शर्म आती है। और तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि तुम पकड़े जाने के लिए तैयार हो। अब तो पूरे स्कूल को इसके बारे में पता चल गया। क्या यह अच्छी बात नहीं है? तुम घबरा क्यों रहे हो? मीरा शर्मा ने सूखी हंसी में कहा, यह बहुत अचानक हुआ। मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। राजेश ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हम पहले जैसे नहीं रहे। मैं जल्द ही स्नातक हो जाऊंगा, इसलिए इस जोखिम का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा यदि आप ये नौकरी खो भी देती हैं तो भी आपके पति को जीवन भर आपका भरण पोषण करने में कोई समस्या नहीं होगी। मीरा शर्मा ने एक गहरी सांस छोड़ी और राजेश कपूर को गले लगा लिया। मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हें पकड़ने दो। मेज पर रखे मोबाइल फोन की स्क्रीन चमक उठी और राजेश कपूर ने उसे उठा लिया। मैंने शिक्षक तनुज द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक किया और मोटे तौर पर इसे समझ लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम मुंबई विश्वविद्यालय का दौरा कर रहे थे, तब किसी ने हमारी तस्वीर खींच ली और उसे अपने फोरम पर पोस्ट कर दिया। बाद में स्कूल के एक सहपाठी ने मुंबई विश्वविद्यालय के एक अच्छे मित्र से बातचीत की। क्या संयोग है, हमारा रिश्ता ऐसे ही उजागर हो गया। शायद अंधेरे में भगवान की अपनी व्यवस्था है। मीरा शर्मा खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। पीछे मुड़कर देखें तो शायद वे कहेंगे कि मैं आपसे कुछ साल बड़ी हूं। राजेश कपूर ने नीचे दी गई टिप्पणियों को देखा। बकवास। वे सब कहते हैं कि मैं बेशर्म हूं और मैंने उनकी देवी का अपहरण कर लिया है। और वे अब भी मुझसे सवाल करते हैं, कहते हैं कि मेरे अच्छे रूप के अलावा मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। खैर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे डांटते हैं। मीरा शर्मा अचानक चिंतित हो गईं। देखती हूँ। राजेश कपूर ने अपना फोन रख दिया और बोले, क्या देख रहे हो? जो भी वो कहेंगे वो उनका काम है। आइए हम अपना जीवन जिएं और इसकी चिंता न करें। यदि स्कूल आपको इस कारण से इस्तीफा देने के लिए कहता है तो हम दूसरा स्कूल ढूंढ लेंगे। चिंता मत करो, मेरे पति सब कुछ संभाल लेंगे। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। मेरे पति यहाँ हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, ठीक है, क्या आप थोड़ी देर सोना चाहते हैं? नहीं, मैं जाग रहा हूँ। तो फिर चलो। मीरा शर्मा उसकी बाहों में झुक गई। वह कैसे नहीं जान सकी कि इन शब्दों का क्या मतलब है। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। नहीं। राजेश कपूर को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। मीरा शर्मा राजेश को इस तरह देख नहीं सकीं। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने कहा, बच्चे जल्द ही जाग जाएंगे। राजेश कपूर बहुत खुश हुए। अभी तो काफी समय है। ये दिन राजेश और उनकी पत्नी के लिए भी अलग नहीं था। मीरा शर्मा ने एक बार कल्पना की थी कि अगर एक दिन उनके रिश्ते का खुलासा हो गया तो क्या होगा। बहुत सोचने के बाद मुझे अंततः यह एहसास हुआ कि यह कदम देर सवेर उठाना ही होगा। बस इतना ही। जो आ रहा है उसे आने दो। पोस्ट के नीचे राजेश की काफ़ी आलोचना की गई और उन कंप्यूटर पेशेवरों ने उस रात कुछ बड़ा किया। इसका मतलब है कि राजेश के बचपन से लेकर वयस्क होने तक की हर बात को जानना। सुबह सुबह मंच पर पोस्ट डालें। मीरा शर्मा के पति का नाम राजेश कपूर है। मेरठ में जन्मे उनके परिवार के पास कभी कुछ संपत्ति थी। मेरे पिता निवेश के व्यवसाय में थे और जब यह व्यवसाय चरम पर था तो उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। यद्यपि वह दिवालिया हो गए, फिर भी उन्होंने अनेक उतार चढ़ाव देखे और अब वे दूसरी पीढ़ी के धनी व्यक्ति हैं। लेकिन इस समय उनका आंतरिक ओएस यह है, अरे वे तो जन्म लेते ही शुरुआती रेखा पर हार गए। कॉलेज के दौरान मैंने कुछ समय के लिए एक लड़की को डेट किया। हम आधे महीने से भी कम समय में अलग हो गए। ब्रेकअप का कारण ये था कि दूसरा पक्ष बहुत गरीब था। इसे पोस्ट करते समय मैंने एक विशेष नोट भी लिखा। इस समय राजेश का परिवार दिवालियेपन की स्थिति में था। लोगों ने टिप्पणियां पोस्ट करना शुरू कर दिया।
बेरहम छोटी लोली, ये औरत जरूर मूर्ख होगी। लंबी टांगों वाली बहन यू, ऐसी शक्ल के साथ, भले ही वह एक गरीब आदमी हो, उसकी बहन अभी भी उसका समर्थन कर सकती है, भले ही उसे मिट्टी खानी पड़े। आयरन वाय अमीर औरत, तो अगर भविष्य में कभी किसी गरीब से मुलाकात हो तो घबराना मत। क्या होगा अगर बाद में आपके पास काफ़ी ऊर्जा हो और आप एक संभावित स्टॉक बन जाएं? लड़कों ने राजेश के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भले ही मैं सुंदर हूं, फिर भी मुझे छोड़ दिया जाएगा। तब वे अधिक संतुलित महसूस करेंगे। इसके बाद मॉडरेटर ने एक बयान दिया। इस अवधि के दौरान उन्हें दोनों व्यक्तियों के बारे में कोई प्रासंगिक रिकॉर्ड नहीं मिला। हम केवल इतना जानते हैं कि वे दोनों पहले भी इसी शहर में आए थे। फिर दूसरे पक्ष ने राजेश के स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची दी। नवी मुंबई की संपत्तियां इस प्रकार हैं। ए के साथ तुआंजी रोड पर 2 दुकानें, रॉयल स्टार इंटरनेशनल होटल की एक इमारत 9 मंजिला 3 सितारा लिंकिंग रोड पर एक दुकान, रॉयल रेजिडेंसी में एक घर, ग्रीन लेक विला में एक विला। नोट: मूल्य 30 मिलियन। मेरठ की संपत्ति इस प्रकार है। फीनिक्स में 300 वर्ग मीटर की एक दुकान, जुहू विला में एक विला। नोट: मूल्य $20 मिलियन। सान्या समुद्र तट से 5 मिनट की पैदल दूरी पर एक समुद्र तट विला है। उनके पास एक मर्सिडीज बेंज स्पाइडर सेडान, एक BMW 320i और एक BMW मिनी है, और एक छोटी हाउस बोट। इस प्रकार मॉडरेटर अपने नाम के अंतर्गत आने वाले उद्योगों की जांच कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी चीज़ें मेरी शादी के बाद खरीदी गईं। तो भाइयों, सीनियर तो सीनियर ही रहते हैं। इसके अलावा सीनियर, आप वास्तव में एक पूर्णकालिक दाई हैं। सब लोग, पुरुष, खैर अब न केवल उसकी सुंदरता बहुत पीछे छूट गई है, बल्कि उसकी योग्यताएं भी पूरी तरह से फीकी पड़ गई हैं। वे बस उदार रहें। चलो देवी को राजेश को दे दो। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। तुलना करने पर ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से जमीन पर दबा हुआ था। देखो, ये वही आदमी है जिसने देवी झांक को जीत लिया। औरत: आह, ये कैसा जादुई पति है। वह सुंदर है, उसका फिगर अच्छा है, वह अमीर है, और पत्नी होने के बावजूद वह पूर्णकालिक पिता बनने को तैयार है। आपका स्वागत है। ऐसे पति उन्हें 1 दर्जन के हिसाब से दिए जा सकते हैं, भले ही उनके पास पैसे न हो। अरे, क्या शिक्षक मीरा ने अपने पिछले जन्म में आकाशगंगा को बचाया था। इतने अच्छे आदमी से मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात, परिचय और समझ। लड़कियों ने एक सनसनीखेज और खूनी प्रेम कहानी की कल्पना की। उन खट्टे नींबू और नटखट लोगों की आवाज़ें तुरंत ही दब गईं। बस मजाक कर रहा हूँ। कितना प्यारा कैंपस रोमांस है। ऐसा सुंदर प्रेम, ऐसा रोमांटिक एहसास। क्या यही वह है जिसकी चाहत बहुत से लोग रखते हैं? जो लोग अंगूर नहीं खा सकते वे हमेशा कहते हैं कि वे खट्टे हैं। देवी के पीछे का आदमी बनने और 24 घंटे बच्चों के इर्द गिर्द घूमने को तैयार। कितने लोग ऐसा बलिदान देने को तैयार हैं? रविवार रात्रि राजेश कपूर और उनके दोस्त जियांग मिंग के घर से लौट आए। प्रिय, तुम्हारा खाना अब भी सबसे अच्छा है। सच में? तो फिर आपके पति हमेशा आपके लिए ऐसा करेंगे, ठीक है? तनु राजेश कपूर के पैरों पर चढ़ गई और बोली, पापा, तनु को आपका बनाया खाना सबसे ज्यादा पसंद है। रिया भी पीछे नहीं थी, रिया को भी ये पसंद है। मीरा शर्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी बेटी स्नेह के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा कर रही हो। बच्चों को पैक करो और बिस्तर पर जाओ। पिताजी थोड़ी देर के लिए काम पर जा रहे हैं। तुम और माँ सब सो जाओ। विहू ने पूछा, पिताजी आपका काम क्या है? राजेश कपूर ने एक पल सोचा और कहा, यह एक कक्षा की तरह है। मैं उन्हें बीच में नहीं रोक सकता। उन्हें शांत रहना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। सभी बच्चे आश्चर्यचकित थे। तो मेरे पिताजी का भी एक शिक्षक है। क्या वह बुरा है? क्या वह तुम्हें इनाम में खिलौने देता है? क्या वह तुम्हें गाना गाने को कहता है? क्या टीचर तनु जितनी सुंदर कोई है? विहू को सुंदर लड़कियां पसंद हैं। क्या तुम गुस्सा करोगी? क्या तुम पापा को नाश्ता दोगी? क्या मैं पिताजी के शिक्षक से मिल सकता हूँ? राजेश ने धैर्यपूर्वक बच्चों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे शुभ रात्रि का चुंबन दो और सो जाओ। रिया ने धीरे से पूछा, क्या यह मुश्किल होगा?
माँ ने कहा था कि बड़े लोग बहुत मेहनत करते हैं। हालांकि रिया मीठी बातें करने में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही हृदयस्पर्शी है। राजेश कपूर ने उसका छोटा सा सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और कहा, पिताजी, यह मुश्किल नहीं है। शुभ रात्रि मेरी प्यारी। अतीत में मैं अपनी पत्नी को चूमता था। शुभ रात्रि मेरी पत्नी। पति जी, अपना काम खत्म करके जल्दी सो जाइए। राजेश कपूर कौशल का उपयोग करते हैं। अगर कुछ भी हो तो रैम्बो को अध्ययन कक्ष में आकर मुझे सूचित करना। राजेश कपूर कंप्यूटर के सामने बैठे और अरुण कुमार और बॉस कपूर के साथ वीडियो चैटिंग की। कुछ चर्चा के बाद, चलो आखिरी विकल्प चुनते हैं, राजेश कपूर ने हल्के से कहा। बॉस कपूर ने राजेश के साथ कई बार काम किया है और वह राजेश की पसंद को पहले ही समझ चुके हैं। मैं कमरे में वापस आया, सावधानी से दरवाजा खोला और विहू की आवाज़ सुनी। मैं चुपचाप वहां जाकर देखने लगा। अच्छा आदमी, वह चुपके से ट्रांसफॉर्मर्स खेल रहा था। ये वास्तव में छोटे प्लास्टिक से बना है, नकली और बदसूरत है। आज रात जब मैं चित्रा बंसल के घर गया तो मुझे ये गेम के ढेर से मिला। बेबी का अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प है। 4 खजाने। विहू चौंका, उसने अपना सिर घुमाया ये देखने के लिए कि कौन आ रहा है, और उसका मुंह फड़क उठा। राजेश कपूर पालने के पास उकड़ू बैठ गए और हाथ फैलाते हुए बोले, बहुत देर हो गई है, सो जाओ। विहू ने अनिच्छा से खिलौना सौंप दिया। टुट टुट करना चाहते हो? विहू ने सिर हिलाया। राजेश कपूर ने उसे उठाया और बाथरूम में ले गए। बच्चे को साफ सुथरा करने के बाद राजेश ने उसे सोने दिया। ठीक है, सो जाओ। राजेश कपूर लेट गए और उन्होंने देखा कि विहू पालने में नहीं हिल रहा था। उन्होंने सोचा कि वह सो गया होगा। अगले दिन राजेश ने मीरा शर्मा को रानी जैसा श्रृंगार करते हुए देखा। उनका आभामंडल बहुत ही शांत और भव्य था। अगर मैं आज स्कूल जाऊंगा तो मुझे निश्चित रूप से बहुत सारी अफवाहों का सामना करना पड़ेगा। पत्नी, ज्यादा मत सोचो, मीरा शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं पहले से ही इसका सामना करने की योजना बना रही हूँ। बच्चों के इंद्रधनुषी पी आसमान में उड़ने वाले हैं। वाह, मम्मी आज बहुत सुंदर लग रही हैं। सबसे सुंदर मम्मी, एक परी की तरह। विहू अपनी माँ से सबसे अधिक प्यार करता है। माँ, मुझे एक दिल दे दो। स्कूल जाने के बाद मीरा शर्मा ने अपना मेकअप ठीक किया और कार से बाहर निकल गईं। एक बार जब आप कार से उतर जाते हैं तो 3 मीटर दूर जाकर आपकी मौत हो सकती है। मीरा शर्मा बिना इधर उधर देखे स्कूल में चली गईं। हर दिन जहां भी वह दिखाई देती है वह एक सुंदर परिदृश्य बन जाता है। मेरे आसपास के सहपाठियों ने मुझे अजीब मुस्कुराहटें दी। श्री शर्मा, सुप्रभात। मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, सुप्रभात। उसकी आभा पूरी तरह प्रदर्शित है, कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता। जिन सहपाठियों के चेहरों पर आंटी वाली मुस्कान थी वे सभी दंग रह गए। हे भगवान, उनके ठीक बगल में एक प्रेम नाटक का मंचन किया जा रहा है जो टीवी नाटक जैसा है। सुप्रभात टीचर मीरा। अच्छा, सुप्रभात। छोटी लड़की ने कुछ कदम उठाए, साहस जुटाया और पीछे मुड़ गई। उन्होंने मीरा शर्मा की ओर दिल का आकार बनाते हुए कहा, टीचर मीरा, मैं आपकी और आपकी सीनियर की खुशी की कामना करती हूँ। मीरा शर्मा। स्कूल गेट से कार्यालय तक पैदल चलते हुए मीरा शर्मा को छात्रों से ढेरों आशीर्वाद मिले। मैं इसे कैसे कहूँ, मेरा सिर थोड़ा उलझन में है। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था और मैंने सोचा कि हर कोई इसके बारे में गपशप करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने साथ ऐसा करेंगे। टीचर मीरा, क्या आप ठीक हैं? प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति वही अध्यापक था जिसने उस दिन टीचर मीरा को बुलाया था। वह हल्के से मुस्कुराए, कोई बात नहीं। शिक्षक ने पूरे कार्यालय का निरीक्षण किया। कुछ शिक्षकों ने उनसे नजरें मिलाने से परहेज किया, अपना सिर नीचे कर लिया और अपने काम में व्यस्त होने का नाटक किया। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आज उसकी आभा बहुत प्रबल है, या फिर ऐसा स्कूल में उभरी जनता की राय के कारण हुआ। इसी समय मीरा शर्मा की ही उम्र की एक महिला अध्यापिका उनसे मिलने आईं। शिक्षक मीरा, प्रधानाचार्य आपको ढूंढ रहे हैं। मैं देखता हूं आपको, धन्यवाद। प्रिंसिपल का कार्यालय। प्रिंसिपल 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति थे और वह एक बार मीरा शर्मा को अपने बेटे से मिलवाना चाहते थे।
बाद में मुझे पता चला कि मीरा शर्मा का एक बच्चा है और मैं निराश होकर यह विचार त्याग सका। प्रिंसिपल, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? बैठना। प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और भावशून्यता से पूछा, क्या आपके और राजेश के बारे में पोस्ट सच है? मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, ये सच है। प्रिंसिपल ने फिर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? उसने अभी अभी 2 लोगों की स्कूल फाइलें देखी थीं और वह थोड़ा उलझन में था। 2 लोग जिनके बीच कुछ भी समानता नहीं है, वे पति पत्नी कैसे बन सकते हैं? आखिरकार ये व्यक्तिगत गोपनीयता है। प्रिंसिपल ने कहा, यदि इसके बारे में बात करना असुविधाजनक है तो इसे भूल जाए। उसका व्यवहार नर्म पड़ गया और वह मुस्कुराया। मैं बस उत्सुक हूं और कुछ नहीं। प्रिंसिपल हमेशा मीरा शर्मा की प्रशंसा करते रहे हैं। तार्किक रूप से इस बार मुंबई विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर पाने की उनकी बारी नहीं थी। किसी वरिष्ठ शिक्षिका को भेजा जाना चाहिए। मीरा शर्मा को भी लगा कि वो तो बस खाना पूर्ति कर रही हैं। अप्रत्याशित रूप से मुझे चुन लिया गया। बाद में मुझे पता चला कि अंतिम निर्णय प्रिंसिपल ने ही लिया था। अपने सामने बैठे दयालु वृद्ध व्यक्ति की ओर देखते हुए मीरा शर्मा ने मजाक करते हुए पूछा, तो प्रिंसिपल को भी गपशप सुनना पसंद है? प्रिंसिपल थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें उससे प्यार क्यों हुआ? अगर आपने जो कहा वह सच है, तो जब राजेश आपके साथ था उसके पास कुछ भी नहीं था। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मीरा शर्मा शादीशुदा हैं। उसे और उसके बेटे को जोड़े रखने के लिए उन्होंने विशेष रूप से कार्यालय में उनकी मुलाकात की व्यवस्था की। परिणामस्वरूप उन्होंने अपने बच्चे की ओर भी नहीं देखा। उसका बेटा उसका गौरव है। इस घटना के कारण पिता पुत्र थोड़े अलग थलग पड़ गए। बाद में मुझे पता चला कि मीरा शर्मा पहले से ही शादीशुदा थी और मुझे राहत महसूस हुई। लेकिन आज वह इसका पता नहीं लगा सका। ऐसा क्यों है राजेश? क्या यह इसलिए कि वह सुंदर है? खैर, वह वास्तव में सुंदर है, लेकिन मेरा बेटा भी बुरा नहीं है। मुख्य बात यह है कि वह परिपक्व, स्थिर और सक्षम है। खैर, ये बच्चा राजेश कपूर वास्तव में सक्षम है, जो ये साबित करता है कि मीरा शर्मा उसके बारे में सही थी। लेकिन मीरा शर्मा ने राजेश के साथ रहने का फैसला क्यों किया? दरअसल राजेश और मैं एक साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारे बीच गलतफहमी थी। 10 मिनट बाद प्रिंसिपल को ऐसा लगा जैसे वह कोई प्रेम कहानी सुन रहे हों। ऐसा लगता है कि इस तरह की कहानी केवल टीवी नाटकों में ही दिखाई जाती है। उन्होंने आह भरते हुए कहा, तुम और राजेश दोनों अच्छे बच्चे हो। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए इतने बहादुर हो। ये बहुत अच्छी बात है। मीरा शर्मा ने उनकी चिंताओं के बारे में पूछा। प्रिंसिपल, क्या आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे? ये सुनकर प्रिंसिपल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तुम्हें क्यों निकालूं? तुम और राजेश दोनों वयस्क हो। क्या एक अविवाहित पुरुष और एक अविवाहित महिला के बीच प्रेम होने और विवाह करने में कुछ गलत है? यदि मैं आपकी स्थिति के कारण आपको बर्खास्त कर दूं, तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक विश्वविद्यालय है, हमें समय के साथ चलना होगा। प्रिंसिपल अचानक प्यारे हो गए। मीरा शर्मा अत्यंत आभारी थीं। धन्यवाद प्रिंसिपल। सबसे अच्छा मेकअप करें और अपनी मुस्कुराहट का भोलापन दिखाएं। प्रधानाचार्य ने मन ही मन सोचा, क्या ये हो सकता है कि शिक्षिका मीरा सचमुच मूर्ख हैं? उन्होंने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जाओ और काम पर लग जाओ। जैसे ही मैं कार्यालय से बाहर निकला, मीरा शर्मा के कदम हल्के हो गए। राजेश को तुरंत फोन करो। राजेश सोफे पर बच्चों के साथ खेल रहा था। पत्नी विहू, जो पास खड़ा था, गंभीर स्वर में बोला, पत्नी। फोन पर दूसरी ओर मौजूद राजेश कपूर और मीरा शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाए। प्रिय, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं अभी प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आया हूँ। उन्होंने हमारे बारे में पूछा और कहा कि वे मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे। वास्तव में ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा इतने सारे सहपाठी मुझे शुभकामनाएं देने आए कि मैं दंग रह गया। ये सुनकर राजेश कपूर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। सच में? मीरा शर्मा से फोन पर बात खत्म करने के बाद मैं स्कूल फोरम पर देखने गया। पता चला कि यह धन क्षमता के कारण है। सभी प्यारे छात्रों का धन्यवाद जिन्होंने अपनी दुआएं भेजीं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी खुशी खुद पा सकेंगे।
कक्षा के दौरान मीरा शर्मा पोडियम पर खड़ी थीं और बहुत ही शालीन और शांत दिख रही थीं। उसने कमरे पर नजर डाली। मैं आज रोल नहीं बुलाऊंगा। पेज 8 खोलो। कौन सवाल का जवाब देना चाहता है? कक्षा समाप्ति की घंटी बजी। मीरा शर्मा ने पाठ योजना बंद की और कहा, कक्षा समाप्त। शिक्षक मीरा, मैं आपके और आपके वरिष्ठ की खुशी की कामना करता हूँ। शिक्षक, आप खुश होंगे। हम सब आपका समर्थन करते हैं। शिक्षक मीरा, वरिष्ठ, आइए। टीचर मीरा, अगर सीनियर्स आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो आप मुझ पर विचार कर सकती हैं। अरे, क्या तुम कृपया यहाँ से जा सकती हो? तुम तो बहुत ड्रामा क्वीन हो। शिक्षक मीरा, आपको आशीर्वाद। ये सभी नए छात्र हैं और आमतौर पर मीरा शर्मा से बहुत डरते हैं। मैं आज से शरारती होने लगा हूँ। मीरा शर्मा भावुक हो गईं और शर्माते हुए मुस्कुराने लगीं। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद सहपाठियों। आप सभी को प्यार। उसने अपनी बाहें मोड़कर सिर के ऊपर उठा लीं और पेन की रिफिल बांटने लगी। इस सुंदर विरोधाभास को देखकर सहपाठी दंग रह गए। मीरा शर्मा एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ गईं और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपना सामान उठाया और भाग गईं। अरे, क्या टीचर मीरा अभी हंसी? बेवकूफ़, तुमने न सिर्फ मुस्कुराया बल्कि हमें दिल भी दिया। हे भगवान, ये जोड़ी कितनी अच्छी है। श्री शर्मा बहुत प्यारे और मनमोहक हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मीरा शर्मा कार्यालय लौटी और जब उन्होंने अपने प्यारे सहपाठियों के बारे में सोचा तो वे हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। शायद यही शिक्षक होने का आनंद है। दोपहर को मैं घर लौट आया। मीरा शर्मा ने सबसे पहले राजेश कपूर को एक जोरदार किस दिया। फिर तितली की तरह वह अपना चेहरा धोने के लिए उड़ गई। राजेश ने अपना सिर हिलाया और हंस दिया। आज मैं सचमुच बहुत अच्छे मूड में हूँ। मीरा शर्मा द्वारा नज़रअंदाज किए गए बच्चे दुखी थे। एक एक करके वे मीरा शर्मा के पीछे छोटी पूंछों की तरह चलने लगे और गले लगने की मांग करने लगे। मीरा शर्मा जब बाहर आई तो उनका शरीर शिशुओं से भरा हुआ था। मीरा शर्मा आज विशेष रूप से खुश मूड में थीं और बच्चों को गले लगाते हुए हंसती रहीं। बच्चों ने भी उसकी खुशी महसूस की और उसे घेर लिया और जाने को तैयार नहीं हुए। खाने का समय हो गया है। सब लोग हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। मीरा शर्मा एक लोकोमोटिव की तरह हैं, अपने हाथ धोने के लिए एक छोटी सी ट्रेन चला रही हैं। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खिलखिला रहे थे। राजेश ने बच्चों के लिए भोजन तैयार किया और फिर वयस्कों के लिए भोजन परोसा। बैठो और खाओ। सभी बच्चे बैठ गए और आज्ञाकारी ढंग से अपना भोजन खाने लगे। मीरा शर्मा बैठ गईं और देखने लगीं। वाह, ये सभी मेरे पसंदीदा व्यंजन हैं। आओ, जश्न मनाएं। राजेश ने ये शब्द मीरा शर्मा से कहे। वह 2 गिलास लेकर आया और उन्हें हवा में खनकाया। बधाई हो, श्री कपूर की पहचान अंततः आज जनता के सामने आ गई। अब से मैं स्कूल में मीरा शर्मा के पति के रूप में उपस्थित हो सकता हूँ। राजेश कपूर की यह बात सुनकर मीरा शर्मा को अचानक अपराध बोध हुआ। हब्बी, पिछले वर्ष आपकी सहनशीलता और समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैंने आपको यह महसूस कराया कि आपके साथ अन्याय हुआ है। राजेश कपूर ने अपनी भौहें उठाईं। अगर आप सचमुच ऐसा सोचते हैं तो मैं मूलधन और ब्याज वापस ले लूंगा। अदृश्य ड्राइविंग सबसे घातक है। अब मीरा शर्मा राजेश की ड्राइविंग को कुछ ही सेकंड में समझ सकती हैं। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने शरारत से कहा, क्या आप ठीक से बोल सकते हैं? राजेश कपूर ने मासूमियत से पूछा, मैंने ठीक से बात क्यों नहीं की? मीरा शर्मा उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती थीं और अपने पति द्वारा उनके लिए तैयार की गई दावत का खुशी खुशी आनंद उठा रही थीं। बच्चों को सुलाने के बाद राजेश ने पूछा, अब जब पहचान उजागर हो गई है तो क्या मैं और मेरे बच्चे सेट पर जा सकते हैं? मीरा शर्मा ने आश्चर्य से कहा, क्या आप मुझसे मिलने आ रहे हैं? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब बच्चों को पता चल गया है कि उनकी मां एक शिक्षिका हैं तो वे सचमुच आपकी प्रशंसा करेंगे। शिशुओं ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षाओं में भाग लिया। मेरे मन में शिक्षक के पेशे के प्रति प्रशंसा और सम्मान विकसित हो गया है। मीरा शर्मा उसकी बाहों में झुक गई और जम्हाई लेने लगी। जब तुम खाली हो तो आओ। पतिदेव, मैं तभी सो सकती हूँ जब आप मेरे पास हों। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता।
ये देखकर कि वह सोने वाली है, राजेश ने उसे समझाया, पति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मीरा शर्मा ने सहज ही उसके कपड़ों को चूम लिया और गहरी नींद में सो गईं। ये दिन जल्द ही आएगा। शुक्रवार को मीरा शर्मा को अपनी कक्षा समाप्त करने के बाद एक बैठक में भाग लेना था। इतने समय बाद मेरे पास रात के खाने के लिए घर जाने का समय नहीं था। राजेश कपूर ने चिकन एल्बो निकालने के लिए मिट्टी का बर्तन खोला और उसे जांचते हुए पूछा, आपकी मीटिंग कब खत्म होगी? मीरा शर्मा ने जानकारी को छांटते हुए जवाब दिया, जल्दी करो, मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। प्रिय, पहले तुम और बच्चे खा लो, मैं शाम को खाना खाने आऊँगा। ओह, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगी, मुझे कक्षा में जाना है। घंटी बजी। राजेश कपूर ने समय देखा और बच्चों को खाने पर आने के लिए बुलाया। आओ खाना खा लो, फिर हम माँ को ढूंढने चलेंगे, ठीक है? जब बच्चों को पता चला कि उन्हें अपनी माँ को ढूंढने जाना है तो वे सभी राजेश कपूर के पीछे भागे और पूछने लगे। विहू ने पूछा, पापा मम्मी गायब हैं, हम उन्हें क्यों ढूंढने जाएं? राजेश कपूर ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि वह गायब हैं, बल्कि बात यह है कि माँ काम की वजह से रात के खाने के लिए घर नहीं आ सकती, इसलिए हमें उनके लिए खाना लाना होगा, वरना माँ भूखी रह जाएंगी। तनु ने पूछा, क्या मम्मी यही काम करती हैं? राजेश कपूर ने जवाब दिया, हाँ, माँ एक शिक्षिका हैं। क्यों न हम जाकर देखें और साथ ही माँ को एक सरप्राइज भी दें। अवि ने पूछा, क्या मम्मी बच्चों को भी पढ़ा रही हैं? क्या हम खेल सकते हैं? राजेश कपूर ने जवाब दिया, नहीं, अंदर सिर्फ बड़े भाई बहन हैं, बिल्कुल पिताजी की तरह। विहू ने पूछा, वे अब भी पढ़ाना क्यों चाहते हैं? वे तो पहले से ही बड़े हैं। तनु ने आगे कहा, हाँ हाँ, सच कहूँ तो बच्चों को ही मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। राजेश कपूर ने जवाब दिया, बड़े होने पर भी आपको सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो आप बड़े होने पर ही सीख सकते हैं। रिया, जो पूरे समय चुप थी, अचानक कुछ बोली, क्या इसे सीखने में बहुत समय लगेगा? राजेश कपूर ने एक पल सोचा और कहा, ज़रूरी नहीं, अगर सीखना है तो दादा बनकर भी सीख सकते हैं। सभी बच्चे खुश हैं। राजेश ने उनकी मुस्कुराहट कैद कर ली। जब तक वे बड़े न हो जाएं तब तक प्रतीक्षा करें और फिर उन्हें सच्चाई दिखाएं। आजकल भी लोग यही सोचते हैं कि सीखना सिर्फ खेल खेलना और मौज मस्ती करना है। ठीक है, चलो जल्दी से खाना खा लें और फिर इसे माँ को भेज दें। माँ बहुत मेहनत करती हैं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। जब मुझे भूख लगती है तो बहुत बुरा लगता है। चलो मम्मी को भूखा न रहने दें, ठीक है? बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया, ठीक है। रात के खाने के बाद मैंने मीरा शर्मा का खाना लंच बॉक्स में पैक किया और स्कूल चला गया। इस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और स्कूल के गेट पर बहुत से लोग हैं। राजेश ने सामान उठाया और बच्चों को सुरक्षा रस्सियों से पकड़ लिया। मैंने 3 लोगों को विशेष निर्देश दिए जो हस्कीज की तरह बहादुर थे। तुम्हें इधर उधर नहीं भागना चाहिए। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी मीटिंग में हैं। फिर ऑफिस जाओ और उसका इंतज़ार करो। राजेश कपूर बच्चों को लंच बॉक्स लेकर स्कूल लाए। वाह, क्या ये सीनियर राजेश कपूर नहीं हैं? ज़रूर वही होंगे, ये सचमुच वही है। वाह, कितना सुंदर है, हे भगवान, वह इतना सुंदर कैसे हो सकता है? यह ज़रूर टीचर मीरा का बच्चा होगा। हे भगवान, मेरा दिल टूट रहा है। ये कितना प्यारा है। टीचर मीरा बहुत भाग्यशाली हैं। मेरे पति बहुत सुंदर हैं और सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं। वह सचमुच जीवन में विजेता हैं। अवि और विहू सबसे कम शर्मीले हैं। आगे आगे चलते हुए, ऊर्जा से भरपूर, उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए। पीछे धीरे धीरे चल रही तनु भी उत्सुकता से मेरी ओर देख रही थी। वे अपने आसपास के लोगों की निगाहों के आदी हो गए हैं जो उन्हें रुआ करना चाहते हैं। राजेश कपूर ने अपनी बाहों में एक छोटी सी प्यारी बच्ची को पकड़ा हुआ है। इतने सारे लोगों को चारों ओर देखकर रिया को लगा कि उसके पिता की बाहें ही सबसे सुरक्षित हैं। राजेश कपूर की छाती पर लेटी हुई वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए चारों ओर देख रही थी। दृश्य अभी भी बहुत शानदार था और पूरा परिवार बहुत अच्छा लग रहा था, लगभग सितारों का पीछा करने के स्तर तक।
मीरा शर्मा ने 1 वर्ष से अधिक समय तक अध्यापन किया और बाहरी दुनिया को केवल यही पता था कि उन्होंने 4 रक्तस्रावी शिशुओं को जन्म दिया था। आज पहली बार वे आधिकारिक तौर पर अपने बच्चे से मिले हैं। उन्हें देखो, सभी ने एक स्वर में सोचा, मुझे फिर से बच्चा पैदा करने के लिए धोखा देने की कोशिश की जा रही है। रास्ते में सबने उन्हें देखा और वे मीरा शर्मा के कार्यालय में पहुंच गए। एक महिला शिक्षक को छोड़कर बाकी सभी लोग मीटिंग में थे। जब महिला शिक्षक ने राजेश और चारों बच्चों को देखा तो वह एक पल के लिए दंग रह गई। नमस्ते, क्या टीचर मीरा का ऑफिस यहीं है? खिड़की के पास वाली मेज टीचर मीरा की है। धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैंने आपको पहले भी सिखाया है। माफ़ कीजिए गुरुजी, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? शिक्षक झोंग। इस अनुस्मारक के बाद राजेश कपूर को कुछ आभास हुआ और वे शीघ्रता से बोले, नमस्ते शिक्षक झोंग। मैडम सेनहद पहले ही उठ खड़ी हुई, राजेश कपूर के सामने आई और मुस्कुराते हुए पूछा, आप टीचर मीरा को दोपहर का भोजन पहुंचा रहे हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, हम अपने रिश्ते के कारण एक दूसरे से बचते थे। अब चूंकि हमारा रिश्ता कोई रहस्य नहीं रह गया है, इसलिए मैं यहाँ खाना पहुँचाने आया हूँ। मैडम ने सिर हिलाया, उनकी आंखें राजेश कपूर के प्रति प्रशंसा से भरी थीं। शिक्षक मीरा खाने में बहुत नखरेबाज हैं। मैंने उस समय उनके साथ मटन नूडल्स खाए थे और उन्होंने केवल कुछ ही कौर खाए थे। मुझे लगा कि उसकी भूख कम है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसे बाहर का खाना पसंद नहीं है। राजेश कपूर मुस्कुराते हुए उनकी बात सुन रहे थे, उनकी नज़रें बच्चों की हर हरकत पर बारीकी से नज़र रख रही थीं। रिया मीरा शर्मा की कुर्सी पर आज्ञाकारी भाव से बैठ गई। अवी को एक खिलौना दिया गया और वह उससे खेलने के लिए दूसरे शिक्षक की कुर्सी पर बैठ गया। 2 लोग हैं, तनु और विहू। उत्सुकता से इधर उधर देख रहा हूँ। यहाँ कई कोने और किनारे हैं और दोनों बच्चे इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि उनका एक दूसरे से टकराना आसान है। तुम दोनों यहाँ वापस आओ। राजेश कपूर की भौहें तन गईं, उनके स्वर में पहले से ही नाराजगी झलक रही थी। ये शिक्षकों का कार्यालय है, इधर उधर मत भागो। इसके अलावा दूसरों की चीज़ों को यूं ही न छुएं। अगर उन्हें पता चल गया तो वे दुखी हो जाएंगे। आओ, माँ की मेज़ देखो। यह क्या है? राजेश कपूर ने मीरा शर्मा के पेन होल्डर से छोटे सुअर को बाहर निकाला और उन्हें चिढ़ाया। तनु काफ़ी समझदार थी और जल्दी ही आ गई। ये जानते हुए कि राजेश कपूर थोड़ा गुस्से में हैं, उन्होंने उन्हें गले लगाया और चूमा। पापा, तनु आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अच्छा। राजेश ने उसे खेलने के लिए छोटा सुअर दिया। उसने विहू की ओर देखा जो अभी भी किसी और की मेज पर जिज्ञासा से कुछ खोज रहा था। विहू की चातुर्यहीनता लंबे समय से चली आ रही है। राजेश कपूर ने मेज पर दस्तक दी। विहू, क्या तुम्हें कुछ कुकीज़ चाहिए? जब विहू ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह तेजी से दौड़ा। हर बार ऐसा होने पर राजेश को भ्रम होता था। विहू एक कुत्ता है, केवल भोजन ही उसे वापस बुला सकता है। मैडम सेन बगल से देखती रहीं और बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल की। अभी भी कुछ साधन हैं। मैं काफ़ी भावुक महसूस कर रहा हूँ। वह अपने कार्यालय गई और वॉन्ट स्टीम्ड बंस के कुछ पैकेट निकाले। क्या बच्चे इसे खा सकते हैं? आप इसे खा सकते हैं। मैडम सेनेगेव ने इसे बच्चों को दिया और मुस्कुराते हुए कहा, इसे लो और खाओ। अच्छे बनो। बच्चों ने राजेश की ओर देखा। उनकी सहमति मिलने के बाद सभी बच्चों ने आज्ञाकारी ढंग से धन्यवाद कहा। मैडम ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है। राजेश ने गीले टिश्यू पेपर निकाले और बच्चों के खाने से पहले उनके हाथ पोंछे। अब बच्चे शांत हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए भोजन है। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वे अभी अपनी बैठक खत्म कर रहे थे। मैडम सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, वे वापस आ गए हैं। मीरा शर्मा पीछे चल रही थीं और उन्होंने अपना मोबाइल निकाला। राजेश का मिस्ड कॉल था। वाह, कितना प्यारा बच्चा है। तुम कहाँ से आए हो? क्या ये टीचर मीरा के परिवार के चौगुने बच्चे नहीं हैं? मैंने पहले भी उनकी तस्वीरें देखी हैं और वे बहुत बड़े हो गए हैं। अरे, वह आदमी प्रकट हो गया है जिसने हमारी बर्फ देवी को पकड़ लिया था। शाबाश राजेश कपूर, आप सचमुच एक ऐसे आदमी हैं जो बिना कोई शोर मचाए महान काम करते हैं। ज़रूर,
तुमने अभी तक कॉलेज से स्नातक भी नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी पत्नी और बच्चे पहले से ही हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है। बच्चा कितना प्यारा है। मुझे टीचर मीरा से जलन हो रही है। शिक्षक मीरा, आपका परिवार यहाँ है। जैसे ही मीरा शर्मा वापस कॉल करने वाली थी, उन्होंने अपने सहकर्मियों की बहुत सारी चर्चा और मजाकिया आवाज़ें सुनी। अचानक मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और समझ नहीं आया कि इसका सामना कैसे करूं। जब मैंने देखा तो वह वास्तव में राजेश और बच्चे थे। मेज पर लंच बॉक्स देखकर मीरा शर्मा के दिल में गर्माहट महसूस हुई। माँ, माँ। जैसे ही बच्चों ने अपनी माँ को देखा, वे दौड़कर उसके पास पहुँचे। मैंने उस खूबसूरत महिला को देखा जो कार्यालय में हमेशा गंभीर रहती थी। उसकी मुस्कान फूल की तरह है, इतनी कोमल कि उसमें से पानी टपक सकता है। सभी लोग आश्चर्यचकित दिखे। तुम यहाँ क्यों हो? विहू ने उसे छीन लिया और कहा, पिताजी ने कहा था कि तुम भूखे हो। तनु ने धीरे से कहा, हम यहाँ माँ के लिए खाना लाने आए हैं। अवी ने उबले हुए बन खाए और कहा, यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। रिया आगे आए और बोली, माँ, रिया को आपकी याद आती है। ये दृश्य देखकर हर किसी की ईर्ष्या शब्दों से परे है। राजेश कपूर ऑफिस की कुर्सी पर बैठे, उंगलियां क्रॉस किए, मुस्कुराते हुए दृश्य देख रहे थे। ठीक है, मम्मी को खाने दो। मीरा शर्मा आई और राजेश कपूर ने लंच बॉक्स खोला। इसकी सुगंध तुरंत मेरे चेहरे पर फैल गई और अन्य ईर्ष्यालु अध्यापक इसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सके। ओह, ये कितना अच्छा है कि कोई आपके लिए खाना लेकर आया। ये सही है, हर दिन बाहर खाना खाने से मेरा वजन बहुत कम हो गया है। काश तुम जब चाहो मेरे लिए खाना ला सकते। अरे अरे अरे, हम इस तरह की कल्याणकारी सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकते। चलो, आज एक कप दूध वाली चाय पीते हैं जिसमें चीनी भी हो, ताकि मैं मीठा हो जाऊं। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। मीरा शर्मा को शर्म आ रही थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप खाना चाहेंगे? ओह, ये तो दान का भोजन है, हम इसे कैसे खा सकते हैं? ये सही है, उन्होंने इसे यहाँ तक भेजा है। हम आपकी दयालुता की सराहना करते हैं। हम आपको अब और परेशान नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद कार्यालय के सभी अन्य शिक्षक चले गए। जाहिर है, मैं प्रकाश बल्ब नहीं बनना चाहता। मीरा शर्मा आसपास किसी के न होने पर भी सब कुछ छोड़ देती हैं। वह राजेश की ओर देखकर मीठी मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद पति। राजेश कपूर उनके बगल वाली शिक्षक की कुर्सी पर बैठे और बोले, मुझे धन्यवाद क्यों? ये तो एक छोटा सा उपकार है। बच्चों के आने से पहले ही सबने खूब खाना खा लिया था। हालांकि खाने के शौकीनों के लिए हमेशा एक छोटी सी चीज की कमी रह जाती है। विहू ने प्यार से पूछा, माँ, क्या ये स्वादिष्ट है? पिताजी ने इसे बनाया है, ये स्वादिष्ट होगा। मीरा शर्मा को अभी भी समझ नहीं आया कि उनके बेटे का क्या मतलब था। पास खड़े राजेश कपूर सब कुछ समझ गए। विहू अभी भी ठीक से व्यवहार कर रहा था। क्या तुम विहू को कुछ खिला सकती हो? इतना कहने के बाद विहू ने इशारा करते हुए कहा, बस एक छोटा सा घूंट, बहुत छोटा सा घूंट। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और समझ गईं। मैंने विहू पर थोड़ा कटा हुआ चिकन डाला और कहा, इसे आजमाओ। विहू ने सिर हिलाया, ये स्वादिष्ट है। तनु ने उत्सुकता से उसे देखा और कहा, माँ, तनु को भी एक चाहिए। और अभी, सफलता सफलता सफलता, सबको हिस्सा मिले, सबको हिस्सा मिले। प्रत्येक बच्चे ने एक निवाला खाया और बहुत संतुष्ट हुआ। यदि आप दोपहर तक वापस नहीं आ सकते तो मैं इसे आपके पास ले आऊँगा। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं बाहर ही कुछ खा लूँगी। कोई बात नहीं, मैं बच्चों को खाना पचाने में मदद करने के लिए उन्हें टहलने के लिए बाहर ले जाऊँगी। मीरा शर्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाई और बोली, तो मैं इसे तब भेजूंगी जब मेरे पति फ्री होंगे। इस समय वहां एक नव छात्र सहपाठी थी। राजेश कपूर ने देखा कि वह काफी देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। कई छात्र कभी कभी दरवाजे से कार्यालय में झांकते थे। अंततः छोटी लड़की को सभी ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मीरा शर्मा खाना खा रही थीं और उन्होंने दरवाजे पर हो रही हलचल पर ध्यान नहीं दिया। श्री शर्मा,